कि अगर मान लीजिए अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे गम्स हमें पहले ही इंडिकेट कर देते हैं कि हार्ट अटैक आने वाला है। क्या ये सच में ऐसा कुछ है या सिर्फ एक मिथ है? ये गम्स इंडिकेट नहीं करते, हालांकि गम्स की वजह से हार्ट अटैक आता है। जैसे अब छोटे बच्चों के टीथ निकलते हैं, जैसे 2 साल के हैं या 1.5 साल के, क्या उसके उनको डेंटिस्ट के पास लेके जाना चाहिए? आइडियली तो 1 साल में ले जाने चाहिए जब दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। मान लीजिए दूध के दांत के बाद जो हमारे परमानेंट जो दांत आने वाले हैं उसका सही टाइम क्या होता है? क्या वो मैंने बताया ना, वो 6 साल से स्टार्ट हो जाते हैं। 6 साल में नीचे के सामने के 2 दांत आएंगे, 7 से 8 के बीच में अपर के आ जाते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर, मेल फीमेल के अंदर थोड़ा सा ये टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। मुंह से गंदी बदबू आना, तो इसका रीजन क्या होता है? मुंह से स्मेल के ना कई सारे रीज़न है। जैसे मैंने पहले बताया था, कैलकुलस, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, दांतों में कैलकुलस जम गया है, या टंग क्लीन नहीं हो रही, टंग के ऊपर बैक्टीरिया ज़्यादा जम रहे हैं। कि जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट है या फिर चलते चलते गिर गया, अचानक से उनका दांत टूट जाता है, चाहे वो दूध वाला हो या परमानेंट, तो उस टाइम हमें क्या एक्शन लेना चाहिए एज ए पेरेंट्स कि तुरंत डॉक्टर के पास जाके हमें क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए? दांत टूटने की 2 कंडीशन है। दांत अगर आपका पूरा टूट के निकल गया है बाहर, तो उसको बोलते हैं इवल्जन। ओके। उस दांत को आप वापस उस सॉकेट में लगवा सकते हैं। तो आपने भी बहुत सारे मिथ सुने होंगे कि मिथ है या सच है। आज हम खुलासा करेंगे इस पॉडकास्ट में कि अगर जब हार्ट अटैक आता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो गम्स होते हैं हमें सिग्नल दे देते हैं। क्या बच्चों को हमें मीठा देना चाहिए? क्या बचपन में चॉकलेट खाने से सच में दांत खराब हो जाते हैं? बहुत सारे सवाल। क्या ब्रश हमें कितनी देर करना चाहिए? अगर दांत उखड़ने के बाद क्या सच में मेमोरी चली जाती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो जनरली आप लोग जानना चाहते हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमने इनवाइट किया है डेंटिस्ट डॉक्टर जावेद सर को। और मैं अगर सर के बारे में बता दूं तो नॉर्थ ईस्ट में सर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सर का क्लिनिक है नेक्सा क्लिनिक, आप गूगल पर सर्च करेंगे बहुत इजीली मिल जाएंगे। डॉक्टर जावेद सर, नेक्सा क्लिनिक आप डाल दीजिए। सर का गूगल पर रैंक करता है, तो आप डाल के वहाँ सर्च कर सकते हैं। पहले हम स्वागत करते हैं सर का। आपका स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं आप? थैंक यू भारती, आई एम गुड। और आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सीधा आ गया। तो सर एक चीज़ मुझे जाननी है कि क्या जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो हमेशा सुनने में आता है कि टूथपेस्ट यूज़ करने से हमारे दांत बहुत मजबूत हो जाते हैं। क्या सच में मजबूत हो जाते हैं या सिर्फ ये मार्केट का स्कीम है? तो टूथपेस्ट का रोल है, ऐसा नहीं है कि टूथपेस्ट का रोल नहीं है। जैसे मेडिकेटेड टूथपेस्ट आजकल यूज़ करते हैं, तो ठंडा गर्म के लिए हमें अलग से टूथपेस्ट यूज़ करने होते हैं, क्योंकि जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स हैं वो आपके वीक हो जाते हैं, स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, कहीं से दांत में कैविटीज़ हो गई है या सर्वाइकल एब्रेजन हो गया है, जो दांत घिस जाते हैं, तो उन कंडीशन पे दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको ब्लॉक करने के लिए टूथपेस्ट यूज़ किया जाता है, जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। अगर आपके ब्लीडिंग गम्स हैं, इसलिए हम दूसरे टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जो ब्लीडिंग गम्स को ठीक कर सके, जिंजिवाइटिस को ठीक कर सकते हैं। ओके। और अभी टीथ वाइटनिंग के लिए हमें अलग टूथपेस्ट यूज़ करना होता है। तो टूथपेस्ट ना एक माध्यम बन गया है, एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से हम कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ अपने दांतों पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो जो मार्केट में टूथपेस्ट आ रहे हैं तो वो मतलब प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग यूज़ करने चाहिए, जैसे अभी आपने हमें बताया। हाँ, वो प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि ना अभी मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, वो आकर कहते हैं जी हम तो सेंसोडाइन ही करते हैं। हाँ। उनके मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कभी ठंडा गर्म नहीं लग रहा, लेकिन उनको ना एक एडवर्टीजमेंट देख देख के माइंड में ना चीज़ बिठा दी गई है कि सेंसोडाइन करोगे तो आपको ठंडा गर्म नहीं लगेगा। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तभी आपको करना चाहिए। आपके दांत ठीक हैं और आपको कोई ठंडा गर्म नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं दूं, ऐसे है जैसे कि अभी आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई हल्का फीवर हुआ और आपने कोई टैबलेट्स लिए, फॉर एग्जांपल 200 mg की जी। अब उससे आपकी बॉडी रिकवर हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं जी मुझे तो 600 mg की या 1000 mg की खा लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी, तो फिर एक बार ऐसा होगा कि बॉडी ना रेसिस्ट हो जाएगी, और जो जिस लेवल की आप दवाइयाँ ले रहे हो ना, तो जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो उतनी काम नहीं करेगी, आपको और हैवी लेनी पड़ेगी। हाँ। तो अब आपके दांतों में जब ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा ना, उस कंडीशन पे जब ये टूथपेस्ट वर्क कर सकता था तो ये वर्क नहीं करेगा, फिर अब आपको और दूसरा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुके हैं ना, जी, बॉडी रेसिस्ट कर गई है उसको। तो इसलिए हेल्दी दांतों में कभी भी ठंडा गर्म वाला टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, जो नॉर्मल टूथपेस्ट है वही यूज़ करना चाहिए। अगर आपने बात कर दी हेल्दी,
तो हमें नॉर्मल कौन से टूथपेस्ट ज़्यादा यूज़ करने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ऐसे तो बहुत सारे मार्केट में आए हुए हैं जो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट होते हैं, हमें वो यूज़ करना चाहिए। वो भी डिपेंड करता है एरिया वाइज, कहीं कहीं पर पानी के अंदर फ्लोराइड्स बहुत ज़्यादा होते बहुत हैं, ज़्यादा होता है। तो इस वजह से वहाँ पर अगर फ्लोराइड ज़्यादा है उस पानी के अंदर, उसकी पीपी पूरी है, तो फिर हमें नॉन फ्लोरिडेटेड यूज़ करना चाहिए। फ्लोराइड का एडवांटेज है कि आपके दांतों को ना एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैविटी वो रखता है, और उसके ऊपर एक लेयर बना करके रखता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में कैविटीज़ नहीं होती, हेल्दी हो जाते हैं दांत। तो ये उसका एक एडवांटेज है बहुत बड़ा। लेकिन अगर आप ज़्यादा फ्लोराइड यूज़ करेंगे तो फ्लोराइड्स का क्या एक डिसएडवांटेज है कि दांत येलोइश हो जाएंगे, है ना, कैविटी के चक्कर में आपकी तो शाइनिंग तो गई ना, तो इसलिए वो येलोइश हो जाएंगे, तो उसका डिसएडवांटेज है। कहीं कहीं पे किसी पेशेंट को एलर्जी भी होती है, तो वो ज़्यादा फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो डेंटिस्ट आपके दांतों की कंडीशन देखेंगे कि इनको फ्लोराइड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। तो कुछ टूथपेस्ट ऐसे आ रहे हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो वाले टूथपेस्ट यूज़ करना है। उनको लग रहा है कि आपका इनेमल लॉस है, इनेमल वीक है, कहीं पर जहाँ पे आपको लग रहा है कि सेंसेशन आ रहे हैं, तो उस टाइम पर वो मेडिकेटेड जो आपको सेंसेशन वाले टूथपेस्ट है वो यूज़ करेंगे। गम्स के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, कैलकुलस ज़्यादा है, जिंजिवाइटिस है मसूड़ों में, जिसे पायरिया हम बोलते हैं, उस कंडीशन पर टूथपेस्ट अलग यूज़ होते हैं। तो ऐसे ये नहीं बता सकते कि आपको प्रॉपर यही टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। मतलब ये क्या है, ये समझ में आया कि आपको पहले एक डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए कि आपके दांतों की सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से पेस्ट यूज़ करना चाहिए। हाँ, पहले दिखाएं और चेक कराएं, फिर वो डेंटिस्ट ही आपको एडवाइस करेंगे कि आपको ये टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो जैसे अभी डॉक्टर जावेद सर आपने बताया कि फ्लोराइड ज़्यादा भी लो तो जहर का काम करेगा, और कम है तो एक लेयर तो बनी हुई है दांतों को, सेफ्टी पॉइंट बना हुआ है। तो अगर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे यहाँ पानी में ज़्यादा फ्लोराइड है, और तो उनका, जैसे अभी मैं जो समझ पाई आप हमें बता रहे, कहीं ना कहीं येलोनेस आ जाती है दांतों में, वो कभी क्लीन नहीं होती है। तो वो किस तरीके से समझ पाएं, क्योंकि उनको समझाना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फ्लोराइड ज़्यादा है या नहीं है। देखिए, ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या एरिया ना एडवाइस है? फ्लोराइड वाले जो सिस्टम है ना, ये एरिया वाइज भी होता है। जैसे किसी गांव में, किसी शहर में पानी के अंदर फ्लोराइड ज़्यादा है ना, तो आप वहाँ देखोगे वहाँ ज़्यादातर लोगों के ना दांत पे येलोइश स्टेन्स आ जाते हैं। हाँ। तो इसका मतलब वहाँ के लोगों को ना फ्लोराइड ज़्यादा हो रहा है, फ्लोरोसिस हो रहा है, इसको फ्लोरोसिस बोलते हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड आपके जमा हो रहा है तो। और जहाँ पर दांत वीक हो रहे हैं, ये जो चेक करने का काम है ना, ये वो जो दिल्ली जल बोर्ड का, ऐसा दिल्ली के अंदर हमें तो दिल्ली जल बोर्ड का है कि वो हमें प्रॉपर मात्रा में हमें फ्लोरिडेटेड पानी दें, फ्लोरीन डाल करके दें, तो वो खुद ही चेक करके देते हैं। जहाँ पर आप गांव देहात का जो सिस्टम है ना, वहाँ पे तो वो उनको चेक करवाना ही पड़ेगा। या फिर आप ये पहचान सकते हैं कि इतने लोगों को ज़्यादा फ्लोरोसिस हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लोराइड ज़्यादा है, तो इसलिए मतलब कह सकते हैं उनके सिंपल लैंग्वेज में कि अगर दांतों पे येलोइश लाइन या येलोइश ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ फ्लोराइड ज़्यादा है। ओके। तो डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज़ और सुनी है कि दांतों का दिल से बड़ा कनेक्शन होता है, कि अगर मान लीजिए अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे गम्स हमें पहले ही इंडिकेट कर देते हैं कि हार्ट अटैक आने वाला है। क्या ये सच में ऐसा कुछ है या सिर्फ एक मिथ है? गम्स इंडिकेट नहीं करते, हालांकि गम्स की वजह से हार्ट अटैक आता है। उसका एक रीज़न ये है कि जो आपके गम्स से ब्लड आ रहा है, जिंजिवाइटिस या पायरिया जैसे बोलते हैं जी, अगर वो पायरिया जो ब्लड है, जो गंदगी है, इन्फ्लेमेशन है, वो धीरे धीरे आप उसको स्वेलो कर रहे हैं, वो पेट में जाएगा। अब जैसे ही वो पेट में जाएगा तो वो धीरे धीरे फिर वो एब्जॉर्ब होकर के वो ब्लड में जाता है, और ब्लड सारा इकट्ठा होता है प्योर होने के लिए कहाँ पर, वो हार्ट में होता है। तो जो इन्फ्लेमेशन है ना, उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस जो एक डिजीज है, या प्लाक का जमना हो जाता है उसकी वेव्स में, नलियों में थिकनेस आ जाती है, तो ये हार्ट अटैक का कारण बनता है। मसूड़ों की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां बनती है मसूड़ों से। आप कुछ भी खा रहे हैं, अगर आप अच्छा खा रहे हैं या गंदा खा रहे हैं, अगर आपके ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है, मसूड़े आपके ख़राब हैं, ब्लड आ रहा है और जिंजिवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस हो चुकी है, तो वो धीरे धीरे सारा इन्फेक्शन वो आपके खाने के साथ, जब भी आप चबा रहे हैं, वो आपके पेट में जा रहा है। वो जैसे ही आपको स्टमक में जाएगा, वहाँ से जब खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो धीरे धीरे ब्लड के थ्रू आपको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो फिर उसकी वजह से आपको हार्ट की, न्यूरो की, ब्रेन की, डायबिटीज़, ये सारी बीमारियां आपको मसूड़ों की बीमारियों से स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये मसूड़ों की बीमारी, उनको हल्के में लिए जा रहे हैं कि नहीं जी एक नॉर्मल सिम्टम है। कई बार पेशेंट आता है कि जी ये तो पायरिया है, पायरिया की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है तो होने दो।
और लोगों को मिथ है कि पायरिया ठीक नहीं होता है। पायरिया कोई ऐसी बाहर की बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होगी। पायरिया हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उनको लगता है कि मैं क्लीनिंग करा। पायरिया का इलाज क्या है? पायरिया का इलाज यही है कि जो गंदगी जम गई है उसको क्लीन कराओ और आप उसको क्लीन रखो, बॉडी अपने आप हील कर देती है। राइट। कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ती है किसी किसी को, तो वो मेडिसिन लें। आप सोचें कि मैं उस जो कैलकुलस जम गया है उसको क्लीन किए बिना इस पे ये पायरिया ठीक हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद इमेजिन करें कि आपके हाथ पर यहाँ पर कोई जख्म हो गया, वुंड हो गई, अब उसके अंदर मिट्टी भर दी जाए, फिर आपको कितनी भी अच्छी एंटीबायोटिक दी जाए, वो जख्म नहीं भरेगा। राइट। अगर आपने उसको वॉश कर दिया, क्लीन रखा है, आप एक दवाई नहीं खा रहे, इतनी एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर होती हैं कि वो उस जख्म को भर देगी, वो उस वुंड को क्लोज कर देगी। ऐसे ही गम्स की कंडीशंस है। अगर आपने गम्स को क्लीन करा लिया, स्केलिंग करा ली, कुरिटाज करा लिया, आपके मसूड़ों के बीच में कोई गंदगी नहीं है, दांत बिल्कुल क्लीन हो गए, तो बॉडी अपने आप हील करती है उस गम्स को हेल्दी करने के लिए। फिर आप अच्छी डाइट लें, बस वैसे ही हील हो जाएगा। लेकिन जब तक आप उसको क्लीन नहीं कराएंगे, वो बिल्कुल हील होने वाले नहीं, आप कितनी भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं। ओके। कई बार सुनने में आता है कि अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है, जैसे भी आपने बताई बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, गम से ही स्टार्ट होती हैं, तो ओरल हेल्थ सही ना होने से कैंसर भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं ना जो मैंने अभी बताया कि जैसे अगर आपको ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको मसूड़ों की बीमारियां हो गई, तो जो पेरियोडोंटाइटिस है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है बोन के साथ। और जो हमारी पेरियोडोंटाइटिस बीमारी है, जो मसूड़ों की बीमारी थी, वो धीरे धीरे जबड़े की हड्डी तक जा रही है। और जो हड्डी वाली बीमारी है, वो जब हड्डी गलना स्टार्ट होगी तो वो कैंसर में तब्दील होती है। ओरल हाइजीन इतनी लॉस हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है हमारी इम्यूनिटी मेंटेन ना कर, ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से, कि जो कैंसर में भी बन जाती है। अगर आपको कोई भी फिट ट्रॉमा हुआ, कोई भी वुंड हुआ, तो वो कैंसर बन जाएगा, क्योंकि मेंटेन तो हो नहीं रहा ना। अब आप एक यहाँ पर जख्म हो गया, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा लेता हूँ हाथ का ही, अब इसको आप मिट्टी भर दिया, आपने रोजाना गंदगी में खेल रहे हैं, गंदगी भरे जा रहे हैं, फिर आप दवाई खाएं नहीं खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सेप्टिक होगी, सेप्टिक हो जाएगी। अगर आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो वो धीरे धीरे गैंग्रीन बनेगा। गैंग्रीन का ट्रीटमेंट ये है कि वो आपको हाथ कटवाना पड़ेगा। फॉर सेम एग्जांपल दांत का, जबड़े का है कि आपको जो भी आपको वुंड हुआ, जो बीमारी हुई है, वो कैंसर में तभी बनेगी जब आपकी ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं होगी। तो एक चीज़ और आजकल आपने देखा होगा, बच्चे क्या बड़े भी आजकल ब्रेसेस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो क्या मेडिकल रीजंस हैं इन्हें लगाने का, या सिर्फ फैशन बन गया है बच्चों के या बड़ों के लिए? नहीं, ब्रेसेस का तो मेडिकली रीजन था और अभी भी है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो सबसे पहले तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस गया। आपके 2 दांत बाहर हैं, तो एक खराब लैंग्वेज है, कहते हैं ना कि दांत बाहर हैं इसके, तो उस जिस इंसान के 2 दांत बाहर हैं उसके मुंह पर कह दो कि भाई तेरे तो दांत बाहर हैं, तो खुद ही इसको इंसल्ट फील हो जाएगी। क्योंकि प्रोफाइल जो है फेस की वो चेंज ही हो गई है। अगर 2 दांत नहीं हो तो आप इमेजिन करें कि कितने खराब प्रोफाइल हो जाएगी कि यार दांत नहीं है इसके, दांत में कोई कैविटीज है तो भी दिखेगा तो ब्लैक हो रहा है। दांत सबको अच्छे लगते हैं वाइट, शाइन हो, वाइट हो और शेप में हो। अगर ब्रेसेस की जो नीड है वो इसलिए कि शेप में आ जाए, शेप में आने की वजह से फेशियल प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी। अगर जो निग्रो लोग होते हैं उनकी फेशियल प्रोफाइल कैसी होती है, थोड़ी सी बाहर की साइड में होती है, हालांकि उनके हिसाब से वो अच्छी प्रोफाइल है, लेकिन इंडियंस के हिसाब से क्या है, तेरा तो जबड़ा बाहर है, तेरा मुंह बाहर है। तो ये सारी चीजें हैं कि प्रोफाइल उनको अच्छी चाहिए, कि बिल्कुल एक अलाइन में चाहिए। और अगर आपको ब्रेसेस लगवाने हैं, नीड है तो लगवाने चाहिए, फैशन नहीं है ये। और अगर आपके दांतों में स्पेस है तो आपको ब्रेसेस लगवाने पड़ेंगे, आपके दांत अनइवन है तो लगवाने पड़ेंगे। प्रोफाइल अगर प्रोक्लाइन है आपके दांत आगे की साइड में तो भी लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं लगवाते तो जिनके दांत टेढ़े मेढ़े उनमें खाना ज़्यादा फंसता है तो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, उनको हर थोड़े दिन में वो कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है। और जिनके स्पेस है उनके साथ भी यही कंडीशन है, वहाँ भी कैलकुलस ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है। जिनके ज़्यादा स्पेस है उनकी जो लैंग्वेज है उसमें चेंजेस आए थे, वर्ड्स में एयर पास होती है, क्योंकि दांतों का जो फंक्शन है ना वो सिर्फ खाना चबाना ही नहीं है, अब बोलने में भी, स्पीच में भी हेल्प करते हैं। अगर जिनके दांत नहीं है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके देखो आप कि जब वो बोलते हैं तो कैसा लगता है, हवा पास हो रही है, सही से नहीं बोल पा रहे, क्योंकि दांत ही उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे कौन सा वर्ड किस एरिया से निकालना है। राइट। तो सेम टू सेम ऐसे ही है कि ब्रेसेस की नीड जिनको है उनको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराना चाहिए और ज़रूरी है। और ब्रेसेस का ट्रीटमेंट के बाद लोगों की एक मिथ ये भी है कि जैसे ट्रीटमेंट पहले कराया था वापस वैसे ही हो जाता है। देखिए 50% मेरे हिसाब से लोगों को एक कंप्लेन रहती है कि मेरे दांत वापस वैसे हो गए, रिलैप्स कर गए, इसको इस
टर्म को बोलते हैं कि रिलैप्स हो गए दांत। ये तब होता है क्योंकि दांत को हमने एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के गए हैं। राइट। उस कंडीशन पे एक साइड से बोन बन गई, एक साइड से बोन घटी है। अगर जिस साइड से बोन बनी है उसको इतनी टाइम में हार्ड हो जाना चाहिए, तो वो दांत वापस अपनी जगह नहीं आएंगे, तो उसको टाइम लगता है हार्ड होने में, कैल्सीफाई होने में। तो आपने जब ऑर्थो ट्रीटमेंट कराया तो उसके बाद में ना रिटेनर यूज़ करना होता है। रिटेनर की जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम 6 मंथ से लेकर के 2 ईयर्स तक भी चलाया जाता है, जिनका ट्रीटमेंट लॉन्ग चलता है। और डिपेंड ऑन डेंसिटी, बोन की डेंसिटी कैसी है, किसी की डेंसिटी 3 है, किसी की 4 है, किसी की 2 है, किसी की हार्ड है, किसी की सॉफ्ट है। तो बोन इतनी हार्ड नहीं हो पाई कि दांत को अपनी जगह पर जहाँ लेके गए तो वो वहाँ रुक जाए, तो दांत वापस आ जाते हैं। इस टर्म को रिलैप्स कहते हैं। तो ये ज़्यादातर पेशेंट में आता है। फिर दूसरा रीज़न ये है रिलैप्स होने के चांसेस कि पेशेंट ने 1.5 साल 2 साल ट्रीटमेंट कराया है। हाँ। वो तंग हो चुका होता है उन ब्रेसेस से। हाँ। जिस दिन उसको हटते हैं ना, उसको लगता है मैं आज़ाद हो गया। हाँ। हालांकि ध्यान देने का टाइम अब आया है। अच्छा, जब तक तो हटने के बाद, क्योंकि जब तक तो बंधे हुए थे आप कुछ कर नहीं सकते थे। राइट। अब वो जब ब्रेसेस हट गए, अब रिटेनर्स आपको पहनने हैं, लगाने हैं, टाइम से क्लीन करने, तो ये उनको परेशानी लगती है कि यार बड़ी मुश्किल से तो इससे छुटकारा मिला था, ये मुझे फिर पकड़ा दिया। हाँ। तो वो उसको लाइकली लेते हैं और वो ट्रीटमेंट को फॉलो अप नहीं करते रिटेनर्स वाले को, इसलिए उनको रिलैप्स होते हैं। तो कई पेशेंट हमारे भी हैं ऐसे जिनको रिलैप्स हुआ, दोबारा ब्रेसेस लगाने पड़े। कई बार ऐसा होता है कि उनको रिटेनर दे दिया हमने और रिटेनर जा करके खो दिया। अब वो सोच रहे हैं कि यार डेंटिस्ट तो अब डांट लगाएंगे, अब कैसे कहें, या दोबारा खर्चा होगा अब उसको बनाने का। हाँ। तो वो नहीं बता रहे हैं, 10 दिन 15 दिन उन्होंने टाल दिया कि छोड़ो, उनको पता ही नहीं है कि रिलैप्स हो जाएगा। लेकिन जब रिलैप्स हो रहे हैं तो वो आ रहे हैं दोबारा, कह रहे हैं कि अब तो मेरे रिलैप्स हो रहा है सर, ये पीछे क्यों जा रहे हैं। पूछा तो बता रहे हैं कि सर हमने रिटेनर नहीं पहना, वो तो खो गया था या टूट गया था या ऑफिस वर्क था, हमें ध्यान नहीं रहा था। सारे एक्सक्यूज देते हैं। इस कंडीशन पर फिर उनको जब कहते हैं तो वो रिलैप्स तो हो चुका होता है, फिर दोबारा इंप्रेशन करो उसी लेवल पर। हाँ, हम वैसे 2 इंप्रेशन रखते हैं, एक उसी लेवल का, एक बार एडवांस, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो इस इंप्रेशन को खो देते हैं। इसलिए जो ब्रेसिस का एक्चुअल ध्यान रखने की बात है ना, वो ट्रीटमेंट के बाद है, पहले नहीं है। ओके, बात की ज्यादा, क्योंकि पेशेंट को देखना है बाद में। अभी जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक तो डेंटिस्ट को देखना है कि डेंटिस्ट ही ठीक करेंगे, कुछ खराब हो गया, सही हो गया, सीधा करना है, टेढ़ा करना है, लेवल में लाना है, नहीं ले आना, पेशेंट को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद में सारा ध्यान सिर्फ पेशेंट को रखना है। तो जैसे अगर डॉक्टर जावेद के अगर मान लीजिए मुझे ट्रीटमेंट कराना है, पहले तो ये कितने लंबे समय तक चलेगा, या हर किसी के दांतों की पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, और सबसे मेन क्या कॉस्ट आती है इसकी? देखिए, जो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है। किसी का ट्रीटमेंट 6 to 8 मंथ में भी हो जाता है, और यह किसी का 1.5 साल भी लग जाता है, किसी का 2 से 2.5 साल भी लग जाता है। वो डिपेंड करता है सीवियरिटी। क्लास 2 डिप 2 है, यानी कि दांत बाहर भी हैं और जबड़ा अंदर भी है, या कुछ लोगों को लगता है सिर्फ दांत थोड़े से बाहर है, लेकिन उनको नहीं पता कि पीछे की फंक्शन जो है, दाढ़ों का जो फंक्शन है वो बिल्कुल अनइवन है। क्रॉस आर्च है, ये जबड़ा अंदर है, जो बाहर होना चाहिए वो अंदर हो गया, जो अंदर है वो बाहर हो गया। तो वो पहले करेक्शन जो होता है ना ट्रीटमेंट के अंदर, वो सारा फंक्शन करना पड़ता है। सबसे पहले ट्रीटमेंट में जो करेक्शन होगा वो फंक्शन होगा, बाद में एस्थेटिक होगा। लोगों को लगता है कि जैसे हमने ब्रेस लगाया कि दांत तो अंदर जा ही नहीं रहे, लेकिन पहले 6 to 8 मंथ दांतों को अंदर किया ही नहीं जाता। हम सिर्फ अलाइनमेंट करते हैं। पीछे की दांतों को फंक्शन वापस लेके आना है, आगे के दांतों को लेके आना है। जो दांत अंदर हैं उनको भी बाहर लेके आना पड़ जाता है कई बार, जो ऊपर है उनको नीचे लेके आना पड़ रहा है, नीचे वालों को ऊपर लेके जाना पड़ रहा है। सबसे पहले एक लेवल होगा, जब लेवल वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये लेवल हम निकल टाइटेनियम वायर से करते हैं, क्योंकि निकल टाइटेनियम का फंक्शन है कि वो अपनी जगह पर लेकर के जाता है। अगर हमने ब्रेसेस सही पोजीशन पर लगा दिया, उसके बाद वो वायर अपने उसको अलाइन करेगा। जब अलाइन हो जाएंगे तब एसएस वायर पे हम उनको पीछे लेके जाते हैं। एसएस का फंक्शन होता है कि वो सिर्फ स्टेबिलिटी रखेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। आपने जिस अलाइनमेंट पर दांतों को रोक दिया है, फिर उसी अलाइनमेंट पे अंदर होंगे। किसी वजह से आपका अलाइनमेंट ठीक नहीं था और दांत अंदर करना चाह रहा, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, कि अगर दांत आपके टेढ़े मेढ़े सिर्फ अंदर हो गए। दांतों के अंदर अलाइनमेंट और फंक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी वजह से आपने सोचा कि दांत तो मैंने ठीक करा लिए, लेकिन मेरा फंक्शन खराब हो गया, पीछे की दाढ़ों का चबाने में मुझे दिक्कत आ रही है, तो वो वापस रिलैप्स ही करवाना पड़ता है। दोबारा रिलैप्स करके फिर ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। अच्छा। इसलिए टाइम ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करता है। वो पेशेंट को ऐसे देख करके नहीं पता चल पाएगा कि इसमें 6 महीने लगेंगे या 1.5 से 2 साल लगेगा। वो ओरली भी देखना पड़ेगा,
और जब हम कास्ट बना लेते हैं तो कास्ट इम्प्रेशन करने के बाद कास्ट के ऊपर भी हम डायग्नोस करते हैं कि इसमें इतने हमें अंदर जाना है, इसमें दांत निकालने पड़ेंगे नहीं निकालने पड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि दांत भी निकालने की जरूरत पड़ जाती है। ओके। और इसमें कितना खर्चा आएगा वो भी डिपेंड ऑन सीवियरिटी। लेकिन जो जनरली खर्चा है वो ये सारे खर्चे ना डिपेंड करते हैं क्लिनिक पर, मटेरियल्स क्या यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर का स्किल क्या है। डॉक्टर अपने स्किल के भी चार्ज करता है, इसमें 90% स्किल के चार्जेस है, मटेरियल के चार्जेस नहीं है। कोई हम सामान तो सेल आउट नहीं कर रहे हैं ना, तो स्किल के जो चार्जेस हैं वो डिपेंड करता है। नेक्सा की ही बात करूंगी कि नेक्सा में अगर कोई कराने आता है तो क्या कॉस्ट पड़ेगी उसको? नहीं देखिए, ब्रेसेस की जो कॉस्ट पड़ती है ना, विद इन 1 to 1.5 ईयर्स अगर उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो 25,000 to 30,000 हम मेटल ब्रेसेस के चार्ज करते हैं। ओके। और जो सिरेमिक ब्रेसेस हैं वो 30,000 to 40,000 तक करते हैं। उसके बाद में जो रिटेनर्स हैं उसकी कॉस्ट अलग होती है, क्लीनिंग की कॉस्ट अलग होती है कि जो क्लीनिंग करनी होती है दांतों की, पहले भी करनी है, बीच में भी करनी है, बाद में भी करनी है, तो उसकी कॉस्ट अलग होती है। तो एवरेज आप मान के चलें 30-35 हज़ार के बीच में एक कंप्लीट ट्रीटमेंट की कॉस्ट आ जाती है मेटल ब्रेसेस की। ओके। और जो सिरेमिक के ब्रेसेस हैं उसकी जो कॉस्ट आ जाती है वो 40 to 40,000 के अप्रोक्स हमारे क्लिनिक पर आ जाती है। ओके। विद रिटेनर कंप्लीट ट्रीटमेंट और क्लीनिंग सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है ऑलमोस्ट। और किसी का अगर लॉन्ग ड्यूरेशन चल रहा है 2.5 ईयर्स तो थोड़ा सा ही चार्जेस बढ़ता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस जाता है, 3-4-5 हज़ार रुपये मैक्सिमम, इतना डिफरेंस आता है। एक चीज़ और, बहुत सारी लोगों के मिथ हैं या मुझे नहीं पता सच है कि दांत उखड़ने के बाद लोगों का कहना होता है कि हमारी मेमोरीज चली गई, कि आँखों की रोशनी नहीं सही से नहीं दिख रहा है, या मेरे हेडक होने लग गया। तो इस पे क्या मतलब, क्या है, मिथ है या सच में ऐसा होता है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है और ये मेरे हिसाब से दांत निकलवाने के लिए जो पुराने लोग हैं उन सबको ही था, ऑलमोस्ट 90% लोगों को था। पेशेंट हमारे पास आता है कि जी ये दाढ़ आपको निकलवानी पड़ेगी, तो वो कहते हैं नहीं जी मुझे दाढ़ नहीं निकलवानी है, इससे आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो आंखों का दांतों से कोई रिलेशन नहीं होता। जो ऑप्टिक नर्व वगैरह वो काफ़ी ऊपर होती हैं और दांत काफ़ी नीचे होते हैं, दूसरी पोजीशन पर होते हैं। तो दांतों का इससे कोई रिलेशन नहीं होता कि मेरी याददाश्त चली जाएगी या फिर मुझे दिखना कम हो जाएगा। ये पहले मिथ बना क्यों, उसका एक रीजन ये था कि दांत अब तो यंग एज में भी खराब होने लगे, बच्चों के भी खराब होने लगे। पहले ज्यादातर दांत बड़े बूढ़ों के खराब होते थे, जो बुजुर्ग लोग थे, ओल्ड एज वाले लोग थे। उन कंडीशन पर जब उनके दांत निकलते थे, एज भी हो गई थी, तो सारी चीजें थी कि आईज भी वीक हो जाया करती थी एज के अकॉर्डिंग, और भूलने की भी वो एक कैपेसिटी बढ़ जाया करती थी। इस वजह से वो मिथ बनता गया यार, जब से दांत उखड़े ना कि मेरे को भूलना भी स्टार्ट हो गया, मेरी मेमोरी कम हो गई और मेरी आंखें भी कमजोर हो गई। तो ये मिथ ऐसे बना था। अब तो यंग एज में भी है दांत। अब अगर दांत आपका बक्कली रपटे अक्कल दाढ़, एक पॉडकास्ट हुआ था हमारा लास्ट टाइम, उसमें भी क्वेश्चन किया था, अगर आपके दांत बक्कली रपटे गाल की तरफ हैं तो आपको तो हर हाल में निकलवाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं निकलवाएंगे तो वो च्यू करेंगे गाल को, चीक बाइट करेंगे। चीक बाइट करने से तो सबसे ज्यादा कैंसर होते हैं मुंह के। तो वो दाने तो आपको निकलवानी पड़ेंगी। दांत टेढ़ी है तो भी, दांत टेढ़े मेढ़े तो भी निकलवाने, इम्पैक्टेड है तो भी निकलवाने, ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना है तो भी निकलवाने पड़ते हैं। बहुत सारे दांत खराब ही हो गया है, रूट कैनाल नहीं हो सकती है, उस टाइम पे भी एक्सट्रैक्शन कराना है। तो दांत निकलने से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपकी आंखें कमज़ोर होंगी या आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मिथ है, प्रॉपर 100% मिथ है। 100% मिथ कहेंगे इसे। तो जैसे अभी आपने कहा था कि पहले बुजुर्गों के दांत ज़्यादा खराब होते थे, तो पहले ऐसा क्या लोग खाते थे या क्या उनके अंदर मजबूती थी कि उनके दांत ही खराब नहीं होते थे? अब तो बच्चों के ही दांत खराब हो जाते हैं। नहीं देखिए, पहले जो आपके वक्त में और पहले में बहुत फ़र्क था। सबसे पहली चीज़ तो पहला खाना कम खाया जाता था और दिन में 2 बार ही खाना खाया जाता था, और वो चीज़ें खाई जाती थी जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती थी, क्योंकि इतनी चीज़ें थी नहीं, प्रोसेस फूड नहीं थे, चिप्स, टॉफ़ी, चॉकलेट। इसके अलावा मैदा नहीं खाया जाता था। मैदा सबसे ज़्यादा दांतों पे चिपकता है। रिफाइंड हमारी बॉडी को नुकसान करता है, रिफाइंड का भी दांतों पे इफेक्ट पड़ता है। शुगर है, पहले गन्ना, ऐसी चीज़ें मीठी खाई जाती थी, अब चीनी रिफाइंड होकर के चीनी को खाया जाता, चीनी का अलग नुकसान है। तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है दांत को खराब होने में। हर इंसान की ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस है, बच्चे की ज़िंदगी में भी स्ट्रेस है, स्कूल का, पढ़ाई का, कारोबार का, सब लोगों के पास कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। किसी को फैमिली का स्ट्रेस है, किसी को, तो स्ट्रेस का भी रोल है। अब जो दांत खराब होने के इतने सारे रीज़न है। पहले का यही रीज़न था कि अच्छा खाया करते, सलाद खा ली, फ्रूट्स खा लिए, कच्ची सब्जियां खाया कर। आप खुद याद करें कि जब आप कच्ची खीरा खा रहे हैं, आप
या गाजर सलाद, कोई भी आप सलाद खा रहे हैं या कोई फ्रूट्स खा रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि मेरे दांतों पर कुछ चिपक रहा है? नहीं। ऐसा लगता है दांत और क्लीन हो गए। आप विटामिन सी की चीजें खा के देखो, एकदम दांत क्लीन लगेंगे आपको। आप फ्रूट्स खाएं, केला खा लें, उससे भी आपको क्लीन लगेंगे। लेकिन आप पिज्जा खाएं, उसके बाद आपको खुद ही फील लगा यार एक लेयर सी जम गई मेरे दांतों के ऊपर, चिपचिपाहट टाइप से। वो चिपचिपाहट, तो वो जो चिपचिपाहट है ना, वही प्लाक बनती है, वही कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाती है। तो सारा रोल दांत खराब होने का हमारा खाने पीने की हैबिट है। अगर हमारी फूड ज्यादा है मे बी, बिल्कुल फास्ट फूड हो गए, और ठंडा गर्म, ठंडा जितना ज्यादा ठंडा खाओगे उतने ज्यादा नुकसान है, जितना ज्यादा गर्म खाओगे ये भी बहुत नुकसान करता है। मैंने ये एग्जांपल पहले भी एक बार दिया था कि जानवर कभी ना ठंडा खाता है ना कभी गर्म खाता है। कोई भी जानवर हो, शेर, चीता, भालू, हाथी, जो भी है, जो जिनका फंक्शन ही दांतों पर है, शेर का, चीते का, बिल्ली का, कुत्ते का, इनके बुढ़ापे में भी दांत नहीं टूटते। अगर ये बूढ़े होकर के भी मर रहे ना बहुत अरसे के बाद भी, कि भाई ज्यादा ज़ईफ हो गया, बूढ़ा हो गया, पर दांत उसके हेल्दी है, वो उस वक्त में भी शिकार कर रहा होगा तो लटका हुआ होगा। 250 किलो वजन, 300 किलो वजन एक शेर का होता है। हाँ। भैंस का वजन कितना होता है? भैंस उससे डबल है लेकिन 200 किलो वजन, और शेर का 300 किलो। 300 किलो वजन वो 4 दांतों पर लटका कर रखता है, पूरी बॉडी अपनी 4 दांतों पर लटका लेता है। हाँ। एक ही रीजन है, न वो ज्यादा ठंडा खाता है न ज्यादा गर्म खाता है। हमारी हैबिट्स हो गई हैं फ्रिज का चिल्ड पानी पीना है, बिल्कुल गरम गरम चाय पीनी है। ये कभी नहीं करना है कि चिल्ड पानी पीना है। नॉर्मल ठंडा पानी पिए, आपके दांतों को नुकसान नहीं होगा। नॉर्मल आप गर्म खाएं तो आपके दांतों को नुकसान नहीं होगा। और जो ये फास्ट फूड है, ये अगर आप खा भी रहे हैं तो उसके बाद कोशिश करें एक बार फ्रूट्स खा लें, उससे दांत क्लीन हो जाते हैं। कोई सा भी फ्रूट्स खा लें, कोई सी भी सलाद खा लें, तो ये आपके दांत क्लीन हो जाएंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। ब्रश नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर आप सैलेड से फ्रूट्स खा रहे हैं ना, तो उससे आपके दांत बहुत हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल। तो एक चीज़ और, जैसे आपके या मेरे टाइम की हम बात करते हैं, तो हमारे टाइम पे क्या बचपन से ही मीठा दूध देना शुरू कर देते थे या मीठा खिलाना शुरू कर देते थे। अब जैसे पहले तो चॉकलेट नहीं थी, पर आज के टाइम पे बच्चे चॉकलेट भी खाते हैं, तो उनके जो दांत खराब हो रहे हैं, तो क्या रीज़न मीठा है या फिर चॉकलेट्स हैं? नहीं, देखिए मीठा भी है, चॉकलेट्स भी है। जैसे बच्चों के दांत आपने देखा होंगे ना, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, तो वो ज़्यादातर होता है नर्सिंग बोतल कैरीज से। अच्छा, बोतल से? हाँ, जो फीडर लगा करके रात में पिला देते हैं ना बच्चों को, कि रात में लगा के उनकी एक हैबिट बना दी जाती है कि रात में फीडर में मीठा दूध डाला और उसको पिला दिया, और वो उसको पीते 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 सो गए। तो उससे क्या हो रहा है कि जो दूध है ना, जो मिल्क है, वो पैलेट पे और दांतों के अंदर वाली जो लिंगुअल साइड है, पैलेटल साइड है, उस पर वो जम जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से वहां से दांत खराब होने स्टार्ट होते हैं। तो उसके लिए आपको उनकी सिर्फ कुछ नहीं, हैबिट चेंज करानी है मेन। तो आप जब भी उनको दूध पिलाएं फीडर से, तो 7-8 बजे तक, 9 बजे से पहले पहले पिला लें। अगर 10 बजे से होता है बच्चा, तो 1 घंटे बाद आपको एक हैबिट ये बनानी है, या तो फिर कॉटन से, वेट कॉटन से उनके दांतों को क्लीन करके सुलाएं, या फिर गुनगुना हल्का सा पानी या पानी की बोतल फ्रेश, वो उनको रात को सोते वक्त पिलाएं। तो उससे वो हैबिट चेंज हो जाएगी। अगर उनको वो सोने की आदत बन गई है कि मुझे फीडर से ही सोना, तो वो पानी से भी बन जाएगी धीरे धीरे। तो हैबिट चेंज होनी है तो नर्सिंग बोतल कैरी से बच जाएंगे। बाकी टॉफी चॉकलेट का रोल यही है, क्योंकि बच्चों का इनेमल अभी इतना मिनरलाइज नहीं हुआ, इतना हेल्दी नहीं है, और आप उसी टाइम टॉफी चॉकलेट खा रहे हैं, वो चिपक गया दांतों में, तो इनेमल जल्दी वीक हो जाता है। और बच्चे केयर नहीं कर पाते, दिन में 4-4, 6-6 बार, 10 बार भी खा रहे हैं टॉफी चॉकलेट। तो मौका मिल जाए, हाँ, हर बार 5 रुपए लेकर के जाना है दुकान पर। अच्छा, बच्चों के साथ कंडीशन है, जब तक खुद खरीद करके नहीं लाएंगे तब तक उनको फील नहीं आएगा। नहीं। आप कितनी भी अच्छी चीज़ें ला कर रख दें, फ्रूट्स, टॉफी, चॉकलेट, कुछ भी ला के घर में रख दें, उनको फील तभी आएगा जब वो खुद खरीदने जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से वो बच्चों को ज़्यादा मिल जाती। माँ बाप भी सोचते हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा, 4-5 बार दे देता हूँ, तो 5-5, 10-10 रुपए करके देते हैं, तो 10 बार चीज़ ले लेते हैं। बिल्कुल। और वही चॉकलेट, टॉफी, इसके अलावा कुछ वो दांतों को नुकसान करती है। जैसे अब छोटे बच्चों के टीथ निकलते हैं, जैसे 2 साल के हैं या 1.5 साल के हैं, क्या उनको डेंटिस्ट के पास लेके जाना चाहिए? आइडियली तो 1 साल में ले जाने चाहिए, जब दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं तभी ले जाना चाहिए। फर्स्ट एक्सरे करके देख लेंगे वो। कुछ लोगों के तो दांत मिसिंग हो जाते हैं, कंजेनाइटल मिसिंग है। हाँ। तो ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जब उनके 2 दांत आपको दिख गए, आना स्टार्ट हो गए, तो उस टाइम उनको लेके जाओ, चेक कराएं, और रूटीन चेकअप रखना चाहिए, क्योंकि जब कैरीज इनेमल पे होती है ना, तो वो काफ़ी टाइम तक रहती है। उसको क्रॉस होने में काफ़ी टाइम लगता है, 6 महीने, 1 साल, किसी को 2-3 साल भी लगते हैं। तो वो उसी वक्त में ठीक हो सकती है, आप करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि दूध के दांत हैं, ये तो टूट ही जाएंगे, खराब हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि दूध के दांत हैं तो गिर ही जाएंगे, इनकी क्या केयर करें।
तो केयर इसलिए करनी है ना कि वो जो दूध के दांत गिर रहे हैं ना, वो एकदम से नहीं गिर रहे हैं कि आप ये 1 साल में आए तो गिर गए। इनका एक टाइम पीरियड होता है कि 6 से 7 साल की एज में सामने के 2 दांत टूटेंगे नीचे वाले, 7 से 8 में ऊपर वाले टूटेंगे, 8 से 9 में उसके जस्ट बराबर वाले टूटेंगे। ऐसे 11-12 साल तक में दूध के दांत टूटते हैं। अभी सपोज करो 2.5-3 साल की एज में किसी ने पीछे की दाढ़ खराब कर ली, अब उसके दांत टूटने हैं 11-12 साल की एज में, तो उसके पास 8 से 9 साल की जो टाइम पीरियड है वो उसको खाना कैसे चबाएंगे। आप सोचेंगे जी मैं दांत निकलवा दूंगा, तो फिर और डबल लॉस है, क्योंकि दांत का जो फंक्शन है ना दूध के दांत का, वो सिर्फ खाना चबाना है या दिखाने के लिए नहीं है। उसका एक फंक्शन ये भी है कि जो आपके पक्के दांत आने वाले हैं ना, वो उसी डायरेक्शन में आएंगे जिस दांत पर हैं। अच्छा। अलग अलग, तो वो उसको एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं, उनके लिए वो जगह प्रिजर्व करके रखते हैं कि मुझे जैसे कि मोलर्स के नीचे प्रीमोलर्स आना है, तो प्रीमोलर्स के लिए प्रॉपर जगह होगी। अगर आपने वो निकलवा दिया तो दांत टेढ़े मेढ़े आ जाएंगे, फंसे रह जाएंगे, जो पहले दांत आया वो झुक जाएगा आगे। तो ये सारी कंडीशन से बचने के लिए आपको दांतों का प्रॉपर ध्यान बच्चे में ही रखना है। मतलब जब आना शुरू हो सबसे पहले स्टार्ट कर तभी से फिर हर एवरी 6 मंथ आपको विजिट करना चाहिए। दांत नहीं टूट रहे हैं ये भी बहुत बड़ा लॉस है। 6 साल में दांत टूटने स्टार्ट हुआ, अगर आपने उस टाइम पे दांत नहीं टूटा, नया दांत आने का टाइम हो गया, किसी वजह से नहीं टूटने का भी रीजन यही है कि बच्चे हार्ड चीजें नहीं खाते, सॉफ्ट चीजें ज्यादा खा रहे हैं। तो पहले बच्चे ज्यादा हार्ड चीजें खाया करते थे, इसके लिए दांत टूट जाया करते, अब सॉफ्ट डाइट्स यूज कर रहे हैं तो इसकी वजह से दांत नहीं टूटते हैं। तो फिर आपको डेंटिस्ट को चेकअप कराना होता है। अगर किसी वजह से दांत टाइम से नहीं टूटा तो दांत अंदर या बाहर से आ जाते हैं, उस कंडीशन पे फिर वो बाद में डबल दांत हो जाते हैं, फिर वो दूध वाले टूट जाते हैं तो ये दांत टेढ़े मेढ़े हो गए, फिर आपको ब्रेसिस का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ों से बचने के लिए कि मेरे दांत एक अलाइन में आने चाहिए, सही टाइम से आने चाहिए, तो आपको डेंटिस्ट की नीड पड़ेगी और वो डेंटिस्ट को आपको दिखाना चाहिए। बिल्कुल। और सही दांत आने का समय क्या होता है? अगर मान लीजिए दूध के दांत के बाद जो हमारे परमानेंट जो दांत आने वाले हैं उसका सही टाइम क्या होता है? क्या वो मैंने बताया ना, वो 6 साल से स्टार्ट हो जाते हैं। 6 साल में नीचे के सामने के 2 दांत आएंगे, 7 से 8 के बीच में अपर के आ जाते हैं। बॉयज और गर्ल्स के अंदर, मेल फीमेल के अंदर थोड़ा सा ये टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। लड़की के थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, बॉयज के थोड़ा देर से आते हैं। जैसे गर्ल्स के 6 साढ़े 6 में आ जाएंगे तो बच्चों के 7 से 8 में, लड़के के 7 से 8 में आते हैं। तो 6 महीने 1 साल का आगे पीछे हो जाता है। वो डिपेंड ऑन बॉडी के ऊपर भी करता है, लेकिन जो एक टाइम है वो यही है कि 6 साल से आने स्टार्ट होता है, 12 साल की एज तक हर दांत अलग अलग टाइम पर टूटता है। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा हर 6 महीने में कि मुझे चेकअप कराना है। हर 6 महीने में चेकअप कराना चाहिए जिससे कि टाइम से दांत वो टूट जाएं। अगर जरूरत पड़े निकलवाने की तो निकलवा सके, और अगर कोई कैरीज हो गई है, कोई कीड़ा लग गया है तो उसमें फिलिंग हो जाए, रूट कैनाल तक ना जाना पड़े या दांत को खड़वाने की नौबत ना आए। हाँ, और अगर किसी वजह से दांत टूट गया है, निकल गया है, तो फिर आपको स्पेस मेंटेनर लगवाने पड़ते हैं। वो और ज्यादा टफ होता है बच्चे के लिए कि स्पेस मेंटेनर इसलिए लगाना कि जो परमानेंट दांत आएंगे तो वो उसको स्पेस को मेंटेन करके रखेगा। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह दूसरी प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दी बच्चे के मुंह में, तो ट्रीटमेंट तो फिर भी करवाना पड़ रहा है। अगर आप नहीं भी करवा रहे हैं, लापरवाही कर भी रहे हैं, तो किसी वजह से फिर बाद में करवाना पड़ेगा, ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे तो एक पेशेंट आई, वो कह रही थी, उनको खुद का ही कहना था, कह रहा है कि मेरे से तो एक डेंटिस्ट ने कहा था कि जी इनके ना एक क्लिप लगवा लो, इनके 2 दांत बाहर हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, ये अंगूठा चूसते रहते थे, इनकी वजह से इसके दांत और ज़्यादा बाहर हो गए। अब ब्रेसिस करवाने पड़ रहे हैं, तो इतना लेट क्यों करवा रहे हो? मैंने उनसे पूछा कि तो तभी करा लेते। कह रहे जब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, अब जब शादी में पता चल रहा है कि लड़की के दांत बाहर हैं तब मुझे करवाना पड़ रहा है। हमने तो इसके लिए दहेज में भी पैसा एक्स्ट्रा देने की बात कर ली, तो किसी ने हमें एडवाइस किया कि एक काम करो, लड़की के दांत पर तार बंधवा के सही करवा लो। तो ये भी है लोगों के साथ में ना, लड़की परफेक्ट चाहिए सबको, लड़के के साथ तो एक सिस्टम है कि भाई कारोबार अच्छा चाहिए, तो उसके दांत बाहर हो, ऊपर है, नीचे है, वो बात का मैटर है। लेकिन लड़की सबको एस्थेटिक्स के साथ चाहिए। राइट। आजकल तो आपने भी देखा हर किसी को ना अपने फेस और अपने सारे फीचर्स का ज्यादा ध्यान रखते हैं। पर रखना भी चाहिए ना, इंसान कर क्या किस लिए रहा है? अगर कमा भी रहा है, खर्च भी नहीं करेगा। और दूसरी चीज ये है कि जब खुद को ही वो अच्छा नहीं लगेगा तो क्या फायदा। बिल्कुल। तो एक कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपसे करने जा रही हूँ। जैसे सुना है कि अगर हम चाय पीते हैं तो दांत येलो हो जाते हैं, क्या ये सही है? अगर हो जाते हैं तो उनसे बचने का कोई तरीका? चाय मत पियो। नहीं, ये तो चाय लवर्स के लिए बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। नहीं, मैं भी चाय लवर हूँ, चाय पीता हूँ मैं। चाय से स्टेन्स आ जाते हैं, आपको यही करना चाहिए कि बाद में खुला कर लेना चाहिए। अच्छा। और हैंड टू हैंड नहीं करना चाहिए। तो बस क्लीन रखें, ब्रश कर लें, टूथपेस्ट यूज़ कर लें, जो वाइटनिंग टूथपेस्ट आ रहे हैं आजकल। वैसे तो मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, पर
बता देता हूँ 2-3। हाँ बता दो। ग्लोडेंट है, ग्लाइजर है डॉक्टर रेड्डी का, और फिलहाल तो 2 ही आ रहे हैं मुझे याद। तो ये 2 टूथपेस्ट हैं, ये अच्छे हैं इनके। आप ये टूथपेस्ट टीथ वाइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे एक चीज़ होती है, हम जब ब्रश करते हैं तो हमेशा टंग को क्लीन करते हैं, तो टंग का क्लीनर जो होता है तो वो यूज़ करना चाहिए या फिर एक फैंसी एक सिस्टम बन गया है कि साफ करना नहीं, ही? टंग क्लीनर तो करना चाहिए, क्योंकि टंग पे ही बैक्टीरिया ज़्यादा जमते हैं। दांतों पे जितने हो रहे हैं उससे ज़्यादा टंग पे भी हो रहा है। जी जी। तो जो बैड ब्रीथ स्मेल वगैरह आ रही है और जो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही है वो टंग की वजह से हो रही है। तो टंग क्लीनर तो हमें यूज़ करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फ्लॉस भी करना चाहिए, लोगों को फ्लॉस करने का नहीं पता। उनको लगता है कि जब कुछ दांतों के बीच में फंसेगा तभी फ्लॉस करना चाहिए। ऐसा नहीं है, फ्लॉस हमें करना चाहिए। 2 दांतों के बीच में जो इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस, इंटरप्रॉक्सिमल एरिया जो होता है ना, वो फ्लॉस से ही क्लीन हो सकता है, ब्रश से नहीं हो सकता, इसलिए फ्लॉस भी करना चाहिए। मार्केट में इतने अच्छे अच्छे फ्लॉस आ रहे हैं आजकल, तो बने बनाए। पहले तो धागे से करना पड़ता था तो गम्स कट जाता था। हाँ। अब उन फ्लॉस के अंदर वैक्स लगी हुई होती है, तो आपके झंझावे को भी हैम्पर नहीं करते हैं। तो आप फ्लॉस ले लें, आप फ्लॉस यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर जावेद, एक चीज़ और मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है, पता नहीं वो सच है या नहीं, कि अगर हम रूट कैनाल कराते हैं तो उससे कैंसर हो जाता है। इस तरीके की बहुत सारे मिथ हैं, तो उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, रूट कैनाल एक ऐसा प्रोसीजर है जो सिर्फ दांत को बचा सकता है। अगर आपके दांत में कैविटी हो गई है और वो नर्व्स तक पहुंच गई, आपको पेन स्टार्ट हो गया, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको रूट कैनाल करानी है। ठीक है। रूट कैनाल ही उसका एक ट्रीटमेंट है, दूसरा कोई ट्रीटमेंट है भी नहीं। या तो फिर आपको एक्सट्रैक्शन कराना पड़ेगा, उसके बाद में इम्प्लांट करवाना है या ब्रिज करवाना है, लेकिन जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है वो रूट कैनाल ही है। अगर आपका रूट कैनाल प्रॉपर सही ढंग से हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि रूट कैनाल इतना फॉल्टी हुआ होता है कि नीचे एब्सेस बन जाता है, एब्सेस की वजह से वो बोन लॉस होती है, बोन के अंदर चला जाता है। तो कुछ केसेस में देखा गया है कि रूट कैनाल के बाद में जबड़े में कैंसर हुआ है। लेकिन वो सारा का सारा फॉल्ट तभी था जब पेरियापाइकल एब्सेस था, कोई सिस्ट थी। तो जो अगर दांत की जड़ के नीचे कोई सिस्ट बन गई है, कोई लीजन है, तो वो सर्जरी करके रिमूव हो जाता है इजीली। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है, जैसे लास्ट टाइम भी पूछा गया था क्वेश्चन, क्वैक्स हैं, उनको तो नॉलेज नहीं है, बस उन्होंने होल करा, एक मटेरियल डाला, प्रेशर रिलीज हो गया तो पेन में आराम होगा कुछ टाइम के लिए। पेशेंट को नॉलेज है नहीं बेचारे को, और उनको पेन भी कम है, चल रहा है, दवाई खिला दी, कभी इंजेक्शन लगा दिए हैवी एंटीबायोटिक के, स्टेरॉइड के, तो उससे रिलीफ हो जाता है कुछ मंथ के लिए। तो वो दांत ज़्यादा खतरनाक होते हैं एज कम्पेयर नॉर्मल दांतों के। ओके। तो इसलिए वो रूट कैनाल आपको नुकसान दे सकती है जो ज़्यादा फॉल्टी हो और पेरियापाइकल एब्सेस हो, सिस्ट हो। तो रूट कैनाल तो आपको करवानी ही पड़ेगी, उसका जो मेन ट्रीटमेंट है। लेकिन उसके साथ में आपको एपिसेक्टमी या जो सिस्ट की सर्जरी है वो भी साथ में करवानी होगी, तभी आपका दांत बच सकता है। ओके। अगर आपने किसी वजह से दांत निकलवा भी दिया और वो लीजन वहीं है तो भी आपको नुकसान करेगा। इसलिए दांत निकलवाने के बाद में कहा ना कि जो दांत निकलवाया था कैंसर हो गया, ये भी बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। बहुत सारी उसका रीजन ही यही है कि दांत आपने निकलवाया, देखा कि कोई लीजन है अगर नीचे, एक्सरे किया डेंटिस्ट ने, और क्वैक्स के साथ ये दिक्कत है कि उनको पता है, खुद को ही नहीं पता होता कि इसके नीचे भी कोई लीजन है, तो वो उसको क्यूरेट नहीं करते, क्लीन नहीं करते, बस उन्होंने दांत निकाला, छोड़ दिया, भेज दिया, तो वो जो लीजन था वो धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका वो है कि दांत निकालने के बाद में उसको क्यूरेट करो, क्लीन करो, और जो वहाँ पे पैथोलॉजी थी उसको जब सर्जिकली रिमूव करने के बाद में उसको फिर सॉकेट को सूचर से बंद करना चाहिए, ताकि लगवा के बंद कर देना चाहिए, जिससे कोई फूड डेब्रिस जो खाने पीने हम खा रहे हैं वो उसके अंदर ना जाए। तो इस कंडीशन पर वो दांत ठीक रहता है। और तो कह सकते हैं कि मतलब हो सकता है कैंसर, बट एक सही ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। हर हाल में सही ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से ही ये कैंसर और ये सारी बीमारियां होती हैं। एक चीज और, मुंह में वाइट छाला हो जाता है या उसमें कोई पेन नहीं होता, तो वो भी सिग्नल होता है कैंसर होने का? जी, वो पहला सिग्नल है। सब 2 चीजें होती हैं, प्री कैंसरस लीजन और एक प्री कैंसरस कंडीशन। ओके। जो छाली वगैरह खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उनको ना वाइट पैचेस हो जाते हैं और गाल में बैंड पड़े जाते हैं लंबे लंबे, जिसकी वजह से मुंह नहीं खुलता है। हाँ। ये प्री कैंसरस कंडीशन है। ओके। कंडीशन है, उसके बाद में वो लीजन बनता है, ल्यूकोप्लेकिया लीजन है। अगर आप इनका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो धीरे धीरे कैंसर बनेंगे। इनका टाइम से ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ये गुटखे खाने वालों में, तंबाकू खाने वालों में ज़्यादा होते हैं और स्मोकर्स में भी होते हैं। तो ये लीजन जब आपको दिखे तो आपका सबसे पहला काम यही है कि ये बंद करना चाहिए, हर हाल में बंद कर दें। किसी के गाल में या टंग में कुछ ट्रॉमा हो रहा है शार्प एजेस की वजह से, और वो तंबाकू चूहा है,
अगर वो तंबाकू वगैरह यूज़ करता है, छाली, गुटखा, पान, और ट्रॉमा भी हो रहा है उसके गाल, क्योंकि गुटखा, पान मसाला खाने वालों के दांत ना घिस जाते हैं, जिसकी वजह से जो एजेस है वो शार्प हो जाती हैं। तो उन एजेस को अगर राउंड नहीं कराया और वो ट्रॉमा कर रही हैं और वो ऊपर से गुटखा, पान मसाला या तंबाकू खा रहे हैं, तो 90% कैंसर बनेगा, वो हील ही नहीं होता। अच्छा, इसलिए सबसे पहले तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि गुटखा खाने से, बंद करने से पहले भी दांतों को क्लीन कराना, वो दांतों को क्लीन करा के उसकी शार्प एजेस को हटाना है, और हैंड टू हैंड गुटखा बंद कर रहे हैं, जो भी आप खाते हैं पान मसाला वगैरह वो बंद करना पड़ेगा। नहीं बंद करेंगे तो कैंसर वाले पेशेंट के साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक फैमिली आती थी, मैं देखता था उनके मुंह में कैंसर हुआ था अंकल के, और उनके मुंह से इतनी स्मेल आती थी, इतनी ज़्यादा स्मेल कि अगर उनको वेटिंग में बिठा दिया ना तो पूरे क्लिनिक में स्मेल थी। और उनके बच्चे जब उनको लाया करते थे ना तो क्लिनिक में बिठा दिया करते थे और खुद बाहर खड़े हो जाते थे। अच्छा, अब हमारी मजबूरी है 3 मास्क लगाओ, 4 मास्क लगाओ, क्योंकि पेशेंट है वो, कस्टमर नहीं है। कोई सामान बेचना होता तो कहते थे बाहर जाओ बच्चों को भेज दो, लेकिन एक्चुअल में पेशेंट है, उस पेशेंट को उस चेयर वेटिंग में से उठा करके खुद लेके आना है, यहाँ पर ट्रीटमेंट करना, क्लीन करना, ये सारी चीज़ें करने के बाद में फिर वेटिंग में छोड़ के आओ, फिर उनके बच्चे लेके जाया करते थे। एक टाइम ऐसे भी आता है कि जिन लोगों को आपने पाला है, खिलाया है, पिलाया है, वो भी साथ छोड़ देते। बिल्कुल। फिर वो इंतजार करते हैं कि बस ये जल्दी जाएं। सीरियसली यंग एज भी हो गई ना, 40 साल 35 साल का बाप है और 15 साल का 12 साल का बच्चा है, तो वो उन पर एक मुंह के कैंसर के बाद फिर वो बोझ बन जाता है। बस वो ये चाहते हैं, वो कहते हैं कि दुआ करो बस आसानी हो जाए, बहुत परेशान है। वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि हम परेशान हैं, बस ये निपटें। कहीं ना कहीं पेशेंट भी परेशान होता है। पेशेंट परेशान तो हो रहा है, लेकिन आप मेरी बात तो सुनो कि उसकी फैमिली के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। बिल्कुल नहीं, वो तो आपने पहले पैसे भी खर्च हो रहे हैं, उसका सब कुछ, और उस इंसान का ही कमाया हुआ पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी खर्च नहीं करना चाहता कोई। उनको बताया ना कि 5 लाख का खर्च आएगा, 5 लाख रुपए का है। ये जो 2 करोड़ का मकान था ना, ये उसी का ही था, लेकिन वो 5 लाख रुपए खर्च करना उनको समझ में आ रहा है कि यार नहीं बचा तो 5 लाख तो हमारे गए। तो इसलिए भाई जिसके साथ में ये कंडीशन स्टार्ट होने वाली है या जो खा रहे हैं, जिनको लीजन थोड़ा सा भी हो जाता है, उनको अपनी सेहत का खुद ही ध्यान रखना है, बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको सोचें, आप ये सोचें कि बाद में सब लोग ध्यान रखेंगे, आपकी ना वाइफ, ना आपका बच्चा, ना आपके माँ बाप, ना आपका भाई, ना बहन, कोई भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखने वाला। जिसको कैंसर हो गया एक बार उससे जाके मिलें, वो बता देगा आपको हकीकत कि मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या बीत रहा है। उसको अकेले डाल दिया जाता है और 4 आदमी और कह देते हैं कि और खा ले उठ के। यही बोलते हैं और खाओ। भाई हमने तो तुझसे पहले ही मना की थी। तो फिर वो बस गिनती गिन रहा है, दिन गिन रहा है, पैसे खर्च कर रहा है मरने के लिए, थोड़े थोड़े अपने पैसे ही खर्च करने में उसके घर वाले उसको ताना देते हैं। इसलिए अपने पैसों को अपने ऊपर नॉर्मली खर्च करो, ये इतनी बड़ी बीमारियां ना हो तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पहले से ही सिग्नल है, पैचेस बन जाते हैं, एजेस आ जाते हैं, तो आप टाइम से ट्रीटमेंट ले लो, छोड़ दो इन सारी चीज़ों को। बिल्कुल छोड़ना तो पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और, जैसे कोई दांतों की वाइटनिंग कराता है, टीथ वाइटनिंग, हाँ, तो क्या उससे सच में दांत कमजोर हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। टीथ वाइटनिंग और टीथ क्लीनिंग 2 अलग अलग प्रोसीजर है, दोनों के बारे में जानना चाहिए। तो टीथ क्लीनिंग जो है ना वो हम स्केलर से करते हैं, स्केलिंग जिसे बोलते हैं। स्केलर वाइब्रेटर होता है, ट्रिमर नहीं होता, वाइब्रेट करता है। वो जो कैलकुलस डिपॉजिट हो गया वो उसको तोड़ता है, सिर्फ कैलकुलस को ही तोड़ेगा और वो उसको क्लीन कर देगा। और जो टीथ वाइटनिंग है ना, उसके अंदर क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। हाँ, 37% फॉस्फोरिक एसिड होता है ऑलमोस्ट। वो एसिड जो है ना वो हमारे एनेमल पर जब लगता है तो एनेमल क्रिस्टल्स को वीक कर देता है, जिसकी वजह से डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स भी ओपन हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी भी हो जाती है। जिन लोगों ने ब्लीचिंग कराई होगी ना, टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर, ब्लीचिंग भी बोलते हैं उसको, उनको मालूम है। तो ये ब्लीचिंग का जो प्रोसीजर है ना, ये उस वक्त में लोग करा लेते हैं। जैसे फीमेल है, उनकी शादी वगैरह है, तो फीमेल का क्या होता है, मेकअप की वजह से ना दांत येलोइश ज़्यादा देखने लगते हैं, तो वो उस वक्त में ब्लीचिंग करा लेते हैं प्रिकॉशन लेकर के। लेकिन ये कोई परमानेंट प्रोसीजर नहीं है। इसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी होने के चांसेस 90% हैं। और अगर आपको किसी वजह से टीथ वाइटनिंग और क्लीनिंग जो है ना, वो बहुत अलग अलग प्रोसीजर है। क्लीनिंग के अंदर, क्लीनिंग का तो मैंने बता दिया, वो वहीं से एडिट कर लेना। टीथ वाइटनिंग होता है, टीथ वाइटनिंग में क्या होता है कि हम ब्लीच यूज़ करते हैं, 37% फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा। उससे एनामल की जो क्रिस्टल्स है ना वो वीक हो जाते हैं। जो उसमें येलोइश स्टेन्स है ना, जो फ्लोराइड की वजह से हो गए थे, जो एंटी कैरीज हैं, जो कैरीज से बचाता है, वो उसको रिलीज कर देता है, निकाल देता है, जिसकी वजह से एनामल हमारा वाइट वाइट दिखता है।
तो वाइटनिंग हो जाती है, शेड चेंज हो जाती है, लेकिन ये परमानेंट प्रोसीजर नहीं है। अच्छा। अभी तक जितने मैंने केस किए हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी केस में 15-20 दिन, 1 महीने से ज़्यादा किसी की वाइटनिंग रुकी हो। और पोला ऑफिस प्लस ब्लीच यूज़ किया, मैं नाम भी ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो मेरी टेक्निक में कमी है या ब्लीच में है, मुझे नहीं पता, लेकिन या पेशेंट ने फॉलो अप नहीं किया, लेकिन ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है। और मेरे हिसाब से कोई मैरिड वगैरह शादी वादी के लिए अगर कोई कराते हैं तो वो करा सकते हैं टेम्पररी बेसिस पे, परमानेंट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और टीथ वीक होते हैं, ये हकीकत है, इससे ये बिल्कुल जेन्युइन है, फैक्ट है। बिल्कुल, तो मतलब एक मजबूरी है तो आप करा लो, अदरवाइज हाँ, ना ही कराओ तो नहीं कराओ तो अच्छा है। बिल्कुल। फंक्शन ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब आपको पता चल रहा है कि आपने टीथ तो वाइट करा लिए ना, आप हंस सकते हैं, हंस रहे हैं तो आपको हवा लग रही है, इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है कि आप हंसते वक्त भी सोचते हैं कि यार ये हवा लग रही है, और बहुत तेज ऐसा लगता है जैसे बबल फूट रहे हैं दांतों के अंदर, तो फिर कोई बहुत सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। मुझे तो लगता है कि निकल जाए काम तो ज़्यादा बेटर, ना ही कराना चाहिए फिर तो, क्योंकि बहुत क्लियर क्लीनिंग और पॉलिशिंग करा लें। क्लीनिंग और पॉलिशिंग से भी टीथ पे जो प्लाक वगैरह होता है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। नेचुरल चीज़ नेचुरल है। बिल्कुल, जिसके येलोइस है उसके येलोइस रहेंगे ही रहेंगे, अदरवाइज आप उन्हें पूरा क्लीन तो नहीं कई बार लोगों के साथ, कई बार पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि टीथ ठीक है, सब कुछ है, नहीं मुझे और वाइट कराना है, मुझे वीनियर्स कराने हैं। जिन लोगों ने वीनियर्स कराया ना, उनसे एक बार जाके पूछो, अगर आपके दांत में कोई फ्लोरोसिस हो गया है, कोई अनइवन है, कोई नीड है, मेरी पर्सनल चॉइस है कि आपको तभी वीनियर्स या क्राउनिंग करानी चाहिए। फंक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। एक टाइम आएगा आप पछताओगे ट्रीटमेंट के बाद में कि मैंने क्या करवा दिया, ये मुझे नहीं करवाना चाहिए था। फंक्शन पहले है, एस्थेटिक बाद में है। एस्थेटिक आपका ख़राब है तब आपको एस्थेटिक पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका एस्थेटिक ख़राब नहीं है तो ज़बरदस्ती कि भाई आपकी A2 शेड है, मुझे A1 या A1 से प्लस करवानी है, तो नहीं कराना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट कई बार आकर के कह देते हैं आपको करना है करो सर, नहीं तो मैं कहीं और से करा लूंगा। नहीं आपने फिर हम उनको भेजते नहीं है, फिर तो कर देते हैं। अच्छा, नहीं आपने उन्हें बता दिया ना कि देखो सही क्या है और गलत क्या है, उन्हें अच्छे से बताया कि हमारे साथ गलत हो सकता है, उसके बावजूद भी वो करा रहे हैं। रीजन ये भी हो सकता है इनकी ऐसी नीड हो कि भाई कोई मॉडलिंग वगैरह करते हैं इंसान को, उनको एस्थेटिक ज्यादा जरूरी है फंक्शन से, कि जी मैं तो लिक्विड डाइट खा लूंगा, लेकिन या खा लूंगा या खा लूंगी जो भी है, पर मुझे एस्थेटिक ज्यादा है, तो फिर वो एस्थेटिक के लिए जा सकते हैं। लेकिन 99% लोगों को फंक्शन की ज्यादा जरूरत है। अगर दांत में कोई तकलीफ नहीं है तो दांत A2 शेड भी अच्छे हैं, और दांतों में तकलीफ है तो वो A1 भी बेकार है। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत सही बात कही है, और जिसको जरूरत है वो करा ले। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी कहा कि मतलब क्या चीज़ आपको इफेक्ट कर सकती है इन फ्यूचर जाके, तो वो आपके ऊपर चॉइस है। तो आजकल आपने भी देखा होगा जिसके बहुत अच्छे दांत हैं उसका करियर बन जाता है इन चीज़ों से, इस तरीके की भी चीज़ें आती हैं सामने। नहीं देखिए, दांत अच्छे होने का रीज़न यही है कि आदमी के जिसके दांत अच्छे वो हंसता रहेगा। आप दांत जिसके खराब है वो नहीं हंसेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो गया। इंटरव्यू में जा रहे हैं, इतनी अच्छी स्माइल है, उतना अच्छा स्माइल करेगा तो उतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इस दांत की स्माइल का बहुत बड़ा रोल है। यही एक रीज़न था जो मैंने कहा था कि अलाइन होने बहुत ज़रूरी है, और आपको ब्रेसेस या अलाइनर्स का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अगर आपका अलाइन नहीं है दांत तो भी हंसने में आपको अच्छे नहीं लगेंगे। बिल्कुल। किसी वजह से दांत येलोइश ज़्यादा है तो भी आप नहीं हंसोगे, कॉन्फिडेंस चला जाएगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे तो ये इंसल्ट का मुद्दा है। अगर किसी के दांत पीले हैं और येलोइश है, नेचुरल येलोइश है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, टीथ हेल्दी हैं उसके, लेकिन येलोइश है नेचुरली फ्लोरोसिस वगैरह की वजह से, तो वो बेचारा हंसता नहीं है, उसकी तो इंसल्ट है। हालांकि उसको कैरीज नहीं हो रही, उसके पास एडवांटेज है कि उनको डेंटल कैरीज नहीं होगी, प्रोटेक्शन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसको इंसल्ट है। तो ये कॉन्फिडेंस का मुद्दा बन जाता है। जब आपके दांत अच्छे होंगे तो आप ज़्यादा हंसोगे, खुश रहोगे, टीथ हेल्दी रहेंगे तो खुश रहोगे, पूरी बॉडी खुश रहेगी, क्योंकि आप हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी आपके पेट में जा रहा है, आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, आप खा भी अच्छा रहे तो भी खराब जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर। तो इसी से रिलेटेड एक बात मैं भी बता देती हूँ कि मेरे भी दांत काफ़ी येलोइश हैं, तो ऐसे ही मैंने भी कहा कि मुझे भी वाइटनिंग करानी है। तो बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं हमारे, यहीं पास में ही रहते हैं, उन्होंने कहा कि तेरे पास तो एक इतना अच्छा वो है कि तेरे दांतों में कोई परेशानी नहीं होगी। और उस दिन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे येलो हैं कैसे हैं, बस उन्होंने जो बात समझाई ना,
और समझ में आ गया। येलोइश नहीं है, ठीक है आपके दांत। हाँ मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे फ्लोराइड है हमारे यहाँ पानी में। ओके ओके ओके। जब आपने लाइन बताई थी मैं उससे टेस्ट कर रही थी, मैंने ये हटवा दी है लाइन। हाँ देखिए मैं बताता हूँ, ये ना डिपेंड करता है। जो ब्लैक लोग होते हैं ना, उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत वाइटिश होते हैं, बहुत वाइटिश। और जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, जो गोरे लोग होते हैं, उनके टीथ येलोइश होते हैं। हाँ। तो ये मतलब नेचुरल है, ये ऐसा नहीं है कि येलोइश है तो खराब है। उनका बॉडी का रंग फेयर है, मिलेनियम जिन लोगों में ज्यादा है, ब्लैक ज्यादा है, उनके उतने ज्यादा वाइट दिखते हैं। तो या तो रंग काला करा ले इंसान। ये तो नहीं हो सकता, सब लोग गोरा होना चाहते हैं। हाँ तो गोरा होना चाहता है, येलोइश हल्के से येलोइश के साथ में कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी होना जरूरी है। राइट, आप जितने ज्यादा हेल्दी रहेंगे उतना अच्छा है। और जैसे आपने भी देखा होगा मुंह से गंदी बदबू आना, तो इसका रीजन क्या होता है? मतलब पेट में कोई परेशानी है या दांतों में कोई प्रॉब्लम है? मुंह से स्मेल के ना कई सारे रीजन है। जैसे मैंने पहले बताया था, कैलकुलस, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, दांतों में कैलकुलस जम गया है, या टंग क्लीन नहीं हो रही, टंग के ऊपर बैक्टीरिया ज्यादा जम रहे हैं। गट हेल्थ का भी रोल है कि पेट खराब रहता है आपका, तो भी उसकी जो GERD हो रहा है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, तो उसकी वजह से भी आपको ये स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसका बस एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि आपको क्लीनिंग रखनी है, दांतों की क्लीनिंग करवा लें अगर कैलकुलस ज़्यादा जम गया है तो, और टंग क्लीन कर लें। अगर पता चला है कि गट हेल्थ की वजह से है तो पेट की दवाइयाँ करा लें अपने किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा कर। ओके, मतलब इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। 90% तो रीजन ओरल हाइजीन मेंटेन ना होने की वजह से होते हैं। तो ओरल हाइजीन मेंटेन ही रखें, बस आप क्लीनिंग करा लें, उसके बाद दांतों को क्लीन रखें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए किसी डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं, तो जो भी ट्रीटमेंट होते हैं अननेसेसरी रिकमेंड करते हैं ये कराना चाहिए, उनका पैसा कमाने का एक जरिया है। ये देखिए, इसमें क्या बताऊँ, बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं ऐसे सीरियसली, जिनका अननेसेसरी ट्रीटमेंट हुआ होता है। एक पेशेंट आई थी, फीमेल थी वो, उनके साथ क्या हुआ था कि उनके किसी दांत में कोई प्रॉब्लम थी, तो डेंटिस्ट ने उनको एडवाइस किया, और सीरियसली बता रहा हूँ, वो क्वालिफाइड डेंटिस्ट, अच्छा डेंटिस्ट जिसे कहते हैं, कि आप ना सारे दांतों पर कैप लगवा लो, आपके दांत बचे रहेंगे। अच्छा। उनको एडवाइस किया और उन्होंने उन पर भरोसा करके पूरा ट्रीटमेंट करा लिया। तो क्या हुआ, सारे दांत घिसने, ट्रिम करने पड़े, छोटे किए। उसकी वजह से जब उनके ब्रेसेस जब उसके बाद क्राउन लगाए गए ना, तो वो कटिंग ही थोड़ी सी टेढ़ी हुई थी, अलाइनमेंट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनका फेस ही टेढ़ा हो गया, ऐसा लगा जैसे पैरालिसिस हो रखा है। होल लाइफ के लिए उनका फेस सेम टू सेम वैसा हो गया। अब जब भी वो हंसती थी, बोलती थी, तो टेढ़ा मुंह हो जाया करता था। तो ये अननेसेसरी ट्रीटमेंट के बहुत केस आते हैं। क्वैक्स तो 90% करते हैं। क्वैक्स के पास आप जाओ, वो सबसे पहले आपसे कहेगा जी इसमें भी कैप लगवा लो, इसमें भी कैप लगवा लो। कैप का काम क्या है? कैप का हिंदी में मतलब है ढक्कन। ढक्कन, उस दांत के ऊपर जो खराब है कैप लगा देना, टोपी लगा देना। तो अगर वो दांत खराब है, उसकी रूट कैनाल हुई है, तो उसको स्ट्रक्चर को बचाने के लिए कैप लगाया जाता है कि भाई जो दांत आपका टूट गया था, उसका दांत जो कैरियस था, उसको आपने रूट कैनाल किया। रूट कैनाल करने के लिए भी आपने उसमें होल किया, जिसकी वजह से उसकी वॉल वीक हो गई, स्ट्रक्चर वीक हो गया, तो आपने उसको फिल कर दिया। अगर आप उस पर कैप नहीं लगाते हैं तो वो दांत पर जब फोर्स पड़ेगी तो वो फट जाएगा बीच में से, तो वो फ्रैक्चर ना हो, इसकी वजह से भी कैप लगता है। दूसरा कैप इसलिए भी लगता है कि फंक्शन वापस आ जाए, कि जब खाना चबाएं तो जो गड्ढा था वो भर जाए, खाना पीना ना फंसे उसके अंदर। तो अननेसेसरी ट्रीटमेंट बहुत सारे लोग करते हैं कि जी इसमें कैप लगवा लो, हेल्दी टूथ है क्यों लगवा लें कैप, कोई ज़रूरी थोड़ी है। कैप के लिए तो आपको हेल्दी दांत को और काटना पड़ा, सेंसिटिविटी हो जाएगी बाद में, सेंसिटिविटी हो जाएगी, उसके बाद में फिर आपको रूट कैनाल करानी पड़ेगी। तो अननेसेसरी ट्रीटमेंट से तो मैं मानता हूँ कि डेंटिस्ट जो है ना, सीरियसली रिकमेंड करते ही करते हैं, बहुत करते हैं, थोड़े बहुत नहीं बहुत करते हैं। मेरे पास तो इतने केस हैं जो मेरे चैनल पे ना, फेक RCT वाले और फेक क्राउन वाले हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं। तो वहाँ पे ये है सिस्टम के वो अननेसेसरी ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी तो पेशेंट बताएंगे, ऑडियंस बता देगी, बहुत लोगों के साथ होता है, उनको नॉलेज होती नहीं है कि रूट कैनाल कैसे करानी है या इसमें ज़रूरत है या नहीं है। बस ट्रीटमेंट के लिए डेंटिस्ट ने एडवाइस किया। डॉक्टर्स इस वक्त में क्या, शुरू से ही डॉक्टर जो है ना, उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है लोग, बहुत ज़्यादा। तो उस भरोसे को ऐसा आराम से तोड़ देते हैं, क्योंकि क्वैक्स को नॉलेज नहीं है और सोर्स ऑफ अर्निंग उनके पास यही है कि ये भरोसा है। टेक्निक उनके पास नहीं है, स्किल उनके पास नहीं है, ट्रीटमेंट उनके पास नहीं है, लेकिन उस भरोसे के साथ में वो अपनी दुकान अच्छे से चला रहे हैं। लॉयर ईमानदार भी होगा तो भी उस पर भरोसा नहीं होगा, बिल्कुल। डॉक्टर बेईमान भी होगा ना तो भी पूरा भरोसा करता है लास्ट तक।
ये कि तो fact है। वेंटिलेटर पे, अब तो कुछ वीडियोस आ गई, कुछ पोल खुल गई लोगों की हॉस्पिटल्स की, तब जाके लोगों को पता चल रहा है कि यार ये अवेयरनेस का मुद्दा बन गया है। जैसे मैंने लास्ट टाइम मेडिसिन का बोला था, जेनेरिक मेडिसिन का, जी तो मेरे पास एक मेरे नोन टू हैं, वो बात कर रहे थे, कह रहे नहीं जेनरिक तो जरूरी है। मैंने कहा जेनरिक जरूरी है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ एक चेंज करके दिखाएं आप, मेडिसिन पे एमआरपी, कुछ भी चेंज ना करें। या पेटेंट दवाई जो एथिकल दवाई है वो भी आपकी 200 रुपये की 10 है जी, और जो जेनरिक है उस पर भी एमआरपी 200 रुपये डाल रखा है। आप कह रहे हो कि नहीं हम उसको 25 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं 200 रुपये वाली को, जी या 15 रुपये में हम प्रोवाइड कर रहे हैं 200 रुपये वाली, 15 रुपये में 90% डिस्काउंट बता रहे हैं, 20 रुपये में दे रहे हैं। अच्छा 200 एमआरपी है, आप समझो, लेकिन पेशेंट तक वो 20 में नहीं पहुंच रही है, वो सिर्फ मेडिकल स्टोर और डॉक्टर्स के पास। आपको लगता है कि इसकी लागत 200 रुपये में हम बेच सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, तो आप 20 रुपये में बेच सकते हैं, तो उस पर एमआरपी 25 रुपये डाल के दिखाएं, फिर लगेगा कि हाँ यार जेनेरिक फायदे के लिए बुलाई गई थी, एक्चुअल में इसका ये फायदा हो रहा है। लेकिन जेनेरिक का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जेनेरिक पे एमआरपी जो है ना वो एथिकल दवाइयों से भी ज़्यादा है। जो एंटासिड वाले कैप्सूल्स है ना उसमें सबसे ज़्यादा जेनेरिक यूज़ होता है, 99%, 98% तो आप मान लो, 2% ही लोग हैं जिनके अंदर हिम्मत है कि वो एथिकल और पेटेंट दे रहे हैं, वरना 98% लोग जेनेरिक दे रहे हैं। और उस जेनेरिक दवाई के साथ यही है कि उसकी जो एमआरपी है ना वो एथिकल से भी ज़्यादा है, एथिकल से भी ज़्यादा, राइट। तो ये रीज़न है। तो ये जो बात है ना वो यही है कि अननेसेसरी ट्रीटमेंट क्वैक्स सबसे ज़्यादा करते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जो कि बीडीएस है तो वो बहुत ईमानदार है, स्किल नॉलेज कम भी है, बहुत लोगों के पास है, नहीं आता ट्रीटमेंट। मेरे पास सीरियसली ऐसे भी लोग आए थे कि जिसको मैं 5000 की जॉब नहीं दे सकता है, उनके पास इतना भी स्किल नहीं है। प्रैक्टिस और नॉलेज दोनों चीज ही नहीं है। बिल्कुल, ना तो प्रैक्टिस है ना ही नॉलेज है। कुछ लोगों के पास नॉलेज है तो प्रैक्टिस नहीं है। और पेशेंट को ना प्रैक्टिस चाहिए, स्किल चाहिए। राइट। पेशेंट जिस ट्रीटमेंट के लिए आया है, अगर उसको वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बीडीएस हो एमडीएस हो। अगर पेशेंट मेरे पास आया कि मेरे दांत में दर्द है, मैंने रूट कैनाल की, और रूट कैनाल से मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, एज टू एज है, अपाइकल फोरामेन तक है, मैंने सारी की है, 3D ऑब्चुरेट कर दिया, बायोसिरेमिक से किया, और उसको पेन है, तो उसको कोई मतलब नहीं है इस बात से, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। उसको चाहिए कि मुझे पहले आराम चाहिए, बाद में आपका स्किल मैटर करता है कि आपने अच्छी की या नहीं की। आपने उसको रूट कैनाल के इमीडिएट आराम करा दिया, उसके बाद में आपका स्किल करता है कि यार ये आपकी रूट कैनाल 5 साल चल रही है, 10 चल रही है, 15 चल रही है। वो फिर बॉडी की इम्यूनिटी भी है पेशेंट की, वो बाद का मैटर है। पर पहला मैटर ये है कि जो प्रॉब्लम को पेशेंट लेकर के आया था वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। अगर वो सॉल्व हो रही है तो आप ठीक हैं, अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अपने क्लिनिक को बंद करना पड़ेगा, या फिर क्वैक के साथ में गिनती गिनाओ आप। गिनती गिनाते क्वैक्स के साथ यही है कि 10 पेशेंट आ रहे हैं, 10 में से हर बार उसको 10 नए चाहिए, क्योंकि पुराने वालों को तो ट्रीटमेंट वो ठीक कर नहीं रहे, कोई ना कोई नया आ जाता है। तो जैसे पहले अगर हम बात करते हैं, अब तो बहुत सारे डेंटिस्ट आ गए हैं, डेंटिस्ट को लेके, दांतों को लेके काफ़ी अवेयरनेस भी हुई है, जब से 2-3 साल से मैं ज़्यादा देख रही हूँ। पहले झोला छाप आप समझते होंगे, अभी जो आप समझा ही रहे थे हमें, उन्हें हिंदी में जो लोग समझ जाएंगे, झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं। तो पहले तो ये प्रॉब्लम्स इतनी नहीं आती थी ना। नहीं, देखिए वही है ना कि जो झोला छाप या क्वैक्स जो डॉक्टर्स हैं ना, डेंटिस्ट हैं, वो 20 साल से 25 साल से हैं। तो उस 25 साल पहले जो ट्रीटमेंट की जो क्वालिटी, ट्रीटमेंट के जो स्किल्स हैं वो कम थे, टेक्नोलॉजी कम थी, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। उनको ये लगता था कि हम गए जी, दांत में दर्द हुआ, दांत निकलवा दिया, दूसरा लगवा दिया, तो उनका वो चल रहा था। तो वो जो मैंने अभी बताया था ना कि भरोसे वाली बात, डॉक्टर्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा रहता है पेशेंट का। बिल्कुल। और वकील ईमानदार भी होगा तो उस पर भरोसा नहीं होगा, डॉक्टर बेईमान भी है तो भी भरोसा करता है, लास्ट स्टेज तक करता है, होप रहती है ना। तो वो होप और वो भरोसा जो चल रहा है ना, वो पिछले 20 साल वाला, 25 साल वाला, वो आज तक उन डेंटिस्ट को खींचते हुए लेके आ रहा है। क्योंकि सक्सेस रेट जो है ना, अगर आपका पास पर डे के 100 पेशेंट आ रहे हैं, क्वैक्स के पास 100 पेशेंट आते हैं, और जो क्वालिफाइड डेंटिस्ट होता है ना वो 5 OPD देखता है, 5-10, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट काफी महंगा होता है, और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करता नहीं। उनका काम है दांत निकालो लगा दो, दांत निकालो लगा दो। कई बार ऐसा भी होता है कि गलत दांत चला जाता है। ऐसा तो खैर कई बार क्या 70% ऐसा ही होता है कि वो दांत गलत ही निकालते हैं। तो वो भरोसे की वजह से आज तक चलता हुआ रहा है कि ये डॉक्टर हमारे पुराने डॉक्टर है, पुराना चल रहा है। तो ये पुराने लोग जो थिंग्स है ना, ओल्ड इज गोल्ड, वो इस वजह से आज तक उनके, वरना मैं ऐसे डेंटिस्ट को भी जानता हूँ सीरियसली, जिन्होंने पैसा तो करोड़ों कमाया, लेकिन एक
छोटा सा एक एक्सरे की मशीन नहीं है उनके क्लिनिक में। अब आप बताओ रूट कैनाल करो बिना एक्सरे के कैसे करेंगे? बिल्कुल इन्वेस्ट करने को राजी नहीं है अपने क्लिनिक के अंदर। चेयर पड़ी है, वो 20 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है। हाँ, बहुत सारे 10-10 साल पुराने काउंटर टेबल वही हैं। एस्थेटिक पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, स्टरलाइज नहीं है, वही इंस्ट्रूमेंट वॉश किया वही लगा दिए, कुछ नहीं। वो बीटाडीन या सेवलॉन डाल दिया ट्रे में, उसमें इंस्ट्रूमेंट डाल रखे हैं, इसमें यूज़ किया, वॉश किया, उसमें डाल दिया। स्टरलाइज तो हुआ ही नहीं। जब आपने इतना पैसा कमा लिया तो थोड़ा तो इन्वेस्ट करो। राइट। बट ऐसे भी हैं सीरियसली जिन लोगों को मैं जानता हूँ कि पर डे के 50 पेशेंट देख रहे हैं और 50 में से 40 का ब्लेंडर कर रहे हैं। वो 40 का ब्लेंडर कर रहे हैं, हो सकता है 40 से ज़्यादा का भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना अपने क्लिनिक पर इन्वेस्ट करने को राजी नहीं है कि चलो थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया जाए कि जो कमियां आ रही हैं, हमारी ज़िंदगी जो कटनी थी कट गई, अब तो बच्चे संभालेंगे ना उस क्लिनिक को। तो बच्चों को तो सही गाइड करें ना कि भाई मुझे एक्सरे चाहिए, मुझे आरवीजी चाहिए, ये टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से हम इस ट्रीटमेंट को अच्छा कर सकते हैं। नहीं कर रहे, उनका बस यही है कि चल रहा है जैसा चल रहा है, हम सही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पेशेंट का भरोसा, बस 90% पेशेंट के भरोसे पे ही चल रहा है। राइट। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है, शायद आपके पॉडकास्ट में कमेंट भी आया होगा या कई बार पूछा गया होगा कि जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट है या फिर चलते चलते गिर गया, अचानक से उनका दांत टूट जाता है, चाहे वो दूध वाला हो या परमानेंट, तो उस टाइम हमें क्या एक्शन लेना चाहिए एज ए पेरेंट्स कि तुरंत डॉक्टर के पास जाके हमें क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए? ये क्वेश्चन ना मेरे एक दोस्त हैं, वो क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, कासिम है उनका नाम। तो कासिम सर ने भी मुझसे किया था कि उस दिन कॉल आई थी कि सर एक बच्चा था इसके बॉल लग गई, हेलमेट भी पहना हुआ था उन्होंने, तो बॉल लग गई, इसके 2 दांत टूट गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए इस वक्त में? तो देखिए दांत टूटने की 2 कंडीशन है। दांत अगर आपका पूरा टूट के निकल गया है बाहर तो उसको बोलते हैं इवल्जन। उस दांत को आप वापस उसी सॉकेट में लगवा सकते हैं। अच्छा, वो वापस वहीं प्लेस हो जाएगा, ब्लड से वो जम जाएगा उन्हीं दांतों को। अगर वो दांत टूट के आपके जमीन पे गिर गए, अगर वो मिट्टी में हो गए, कोई कंटामिनेशन है, तो उसका एक तरीका या तो आप उसको मिल्क में, दूध में वॉश कर लें, अगर दूध मिल जाए तो कोल्ड मिल्क में। अच्छा। या फिर नहीं मिले तो थूक सलाइवा के साथ में उसको साफ करें, क्लीन करें और वापस सॉकेट में लगा लें। खुद लगा सकते हैं तो अच्छा है। किसी वजह से नहीं लगा सकते तो इमीडिएट विद इन 1-2 आवर्स के लिए अंदर ही अंदर डेंटिस्ट के पास जाएं। उन 2 दांतों को, जो भी दांत टूटा आपका, इवल्ज हो गया, पूरा बाहर निकल गया है, तो उस दांत को रखें, या तो कोल्ड मिल्क में रखें या फिर सलाइवा में, मुंह के अंदर ही रख लें। मुंह के अंदर ही रख करके डेंटिस्ट के पास जाएं तो वो जाकर के वो उसी दांत को रिप्लेस कर देंगे, वो वापस दांत लग जाते हैं। बाद में उसके अंदर से एक वायर देकर के स्टेबल कर दिया जाता है, जिसे हम लिंगुअल रिटेनर या पैलेटल रिटेनर कहते हैं, तो वो दांत बच जाता है आपका नेचुरल दांत। अच्छा। तो बस ये कंडीशन उनमें भी आती है जो स्कूल में बच्चे गिर जाते हैं। स्कूल में गिर जाते हैं, स्कूल में जो बच्चे गिरते हैं ना, उनके साथ क्या होता है, दूध के दांत है ज्यादातर, तो दूध के दांत अगर टूट गए तो वापस लगवा दिया जाए। एक दांत टूटा है तो आपको पता है कि यही सॉकेट है, इसी में गया है। अब किसी वजह से 2 टूट गए एक साथ ही, तो आपको कैसे पता चलेगा राइट का है लेफ्ट का है? तो प्लेस करके देखें, करके देखें, एक्यूरेट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो बच्चे के मुंह में ही रखवाएं उसको और हैंड टू हैंड इमीडिएट डेंटिस्ट के पास जाएं, वो वापस उसको प्लेस कर दें। परमानेंट टूथ है, देखिए डेसिडुअस है, दूध वाला दांत है, तो मे भी एक बार को बच सकता है, राइट, कि चलो जी टूट गया, नहीं ध्यान दे पाए, आ जाएगा 7 साल की एज में, 6 साल की एज में। लेकिन अगर परमानेंट टूथ है तो वापस नहीं आएगा। तो परमानेंट का तो आपको हर हाल में ध्यान रखना है, या तो दूध में, मिल्क में रखें, या फिर आप सलाइवा में उसको लेकर के जाएं डेंटिस्ट के पास, उसको वापस रिप्लेस कर देंगे, उसको री इम्प्लांटेशन कर देते हैं, वो एक टूथ सेव हो जाता है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये था कि कासिम सर का ही जो मैं कवर कर रहा हूँ इसमें, जी, बॉल लगी, फ्रैक्चर हो गया, तो उस कंडीशन पे क्या किया जाए? जैसे जॉ फ्रैक्चर हो जाती है, नेक में आ जाता है, तो जॉ फ्रैक्चर का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आपको जॉ फ्रैक्चर हो गया है तो डेंटिस्ट के पास जाके पहले एक ओबीजी एक्सरे करा ले, वहां पर उससे पता चल जाएगा कि ये IMF से हो जाएगा या बोन प्लेटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा। जो बॉल से फ्रैक्चर होते हैं ना, वो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर नहीं होते, ज्यादातर एज हटती नहीं है, वो मसल्स के अंदर ही रहते हैं, तो वो IMF से भी हो जाता है। IMF जो दांतों में जबड़ों को बांध दिया जाता है। जैसे फ्रैक्चर के ना 2 ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है प्लास्टर। प्लास्टर का काम है इमोबिलाइज नहीं होने देगा, वो हिलने नहीं देगा, एक जगह रहेगा। सेम टू सेम IMF का भी फंक्शन यही है कि वो दांतों को बांध देता है, जबड़े को ऑक्लूजन मिला करके वो हिलने नहीं देगा, तो हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी। किसी वजह से फ्रैक्चर कम्युनिकेटेड हो गया है, मल्टीपल हो गए हैं, 2 हो गए, तो फिर
IMF करके एक प्लेटिंग भी लगाते हैं, जैसे हाथ में भी लगाते हैं ना कि अगर हाथ टूट गया, दोनों हड्डी टूट गई, तो फिर एज टू एज मिला करके उसको प्लेट डाल देते हैं। सेम ऐसी जॉ में भी प्लेट डल जाती है। ओके। तो ये इजी प्रोसीजर है। अगर किसी बच्चे के बॉल लग जाए, गिर जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो उसको IMF करा लिया जाता है और वो 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद हट जाता है। 1 महीने तक वो लिक्विड डाइट पर रहता है। ओके। जैसे आपने ये वाली बात शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि गिरने से जो दांत टूटता है उसे वहीं छोड़ देते हैं और हाँ, ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों उन लोगों के साथ में। उनको नहीं पता, वो जैसे ही बच्चा गिरा, टूट गया, दांत छोड़ दिया, अपने घर ले जाते हैं। वो पहले तो फिजिशियन के पास ले जाते हैं। हाँ। वो पट्टी वट्टी करते हैं, दवाई ववाई दे देते हैं, उनको भी नॉलेज नहीं होती इस चीज़ की, तो वो कहते हैं कि अब ठीक है, अब 2-3 दिन बाद डेंटिस्ट को दिखाएंगे। हाँ। ऐसे कई केस मेरे पास आए थे जो स्कूल के बच्चे थे, लेकिन तरीका यही है कि पहले डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और उसको वो दांतों को साथ लेकर के जाए, वो बिना छोड़े नहीं जाए। हाँ। तो वो दांत खुद ही रीइम्प्लांट हो जाते हैं। बिल्कुल। जो भी व्यूअर्स ये सुन रहे हैं तो प्लीज़, ये मैंने भी शायद ही फर्स्ट टाइम सुना है कि अगर वो दांत जो गिर गया वो वापस लग सकता है। हाँ, ऐसा है। हाँ, पॉसिबल है, इजी है ये प्रोसीजर। हाँ। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपका नेचुरल दांत बचेगा, शेप बचेगी और आपको इम्प्लांट नहीं करवाना पड़ेगा। किसी वजह से आप कह रहे हैं कि इम्प्लांट का बजट नहीं है, तो ब्रिज करवाना है, तो ब्रिज के लिए आपके दांतों को घिसवाना पड़ेगा और बोन लॉस हो जाती है दांत निकलने के बाद। वो सारी चीज़ें बच जाती है। सेम प्रोफाइल, सेम कलर, सेम दांत, सब चीज़ आपकी प्रिजर्व हो जाती है और उसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता। री इम्प्लांट हैंड टू हैंड हो जाता है। उसमें जो कंसल्टेशन है, जो भी डेंटिस्ट थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं वो करेंगे बस। तो वो चलो, हाँ, जो अलाइनर्स है, लेकिन आपको नेचुरल दांत बच रहा है, ये अच्छी चीज़ है। ये शायद बहुत, मैं कहती हूँ 80% लोगों को नहीं पता होगा कि वही वापस दांत लग जाता है। ये सिर्फ डॉक्टर्स को ही पता होगा। ये डेंटिस्ट को ही पता है। तो सबसे पहले बच्चा गिरे तो साथ में दांत को ही आपको ढूंढना किधर है। हाँ, दांत ढूंढ के लेके जाने। बिल्कुल। तो जैसे एक होता है सस्ता ट्रीटमेंट, एक होता है महंगा ट्रीटमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस असल में वो ये तो समझ में आ गया, पैसे का डिफरेंस है, पर लोग कहते हैं ना सस्ता ट्रीटमेंट कर दो। आपके पास भी बहुत सारे आते होंगे पेशेंट के, सस्ता कर दो डॉक्टर साहब, इतना बजट नहीं है मेरा, एक महंगा ट्रीटमेंट। तो फिर दोनों में थोड़ा सा मुझे नहीं, वो डिपेंड करता है ना उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब ऐसा नहीं कर सकता ना कि अगर मुझे मर्सिडीज चाहिए तो मैं मर्सिडीज वाली शोरूम में जाकर कुछ, मुझे सस्ती चाहिए। अगर मुझे सस्ती चाहिए ना तो फिर मुझे मारुति में जाना होगा। तो डिपेंड करता है कि अगर आप किसी प्रीमियम क्लिनिक में गए हैं तो फिर आप वहाँ पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप वहाँ पर पैसे की वैल्यू नहीं है। लेकिन आप वैल्यू फॉर मनी पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आप क्लियर कर रहे हैं कि मेरे पास पैसे की भी वैल्यू है, मुझे पैसे भी कम चाहिए और ट्रीटमेंट भी अच्छा चाहिए। एक होता पैथेटिक, जहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की कोई मतलब नहीं है, जो अभी क्वेश्चन हुआ था क्वैक्स वाला, हाँ। झोला छाप डॉक्टर्स वाला, वहाँ पर बस ये है कि जी कर दो, उन्होंने RPD फिक्स कर दी, दांत निकल गया, ब्रिज ना लगाया, इम्प्लांट नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ RPD, एक्रिलिक की RPD फिक्स कर दी, उससे आपके और 2-3 दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन आपको क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, वो सिर्फ पैसे की वैल्यू है। तो ये डिपेंड करता है, सबके साथ एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की उनको वैल्यू नहीं है। भाई मेरे को दांत, रूट कैनाल से मेरा दांत बच सकता है और रूट कैनाल में 4-5 हज़ार रुपए लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, उसमें उसको फैमिली भी चलानी है, तो वो कैसे 4-5 हज़ार रुपये खर्च करेंगे? तो वो आके कहेंगे मुझे एक्सट्रैक्शन कराना है जी, निकलवाना है दांत। अब डेंटिस्ट उसको समझा रहे हैं, नहीं भाई रूट कैनाल करा लो, कैप लगवा लो। वो कह रहे हैं नहीं, सबसे पहले तो आपको पूछना है कि आपका फाइनेंशियली बजट कितना है, मतलब आप काम क्या करते हैं। वो कह रहा है कि मैं सैलरी 10,000 की सैलरी पे जॉब करता हूँ, तो आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि भाई एक्सट्रैक्शन कराना चाहते हो तो एक्सट्रैक्शन करो। आप अपने पास से ज़्यादा उसके हमदर्द हैं तो अपने पास से कर दें रूट कैनाल के, जी ठीक है मैं रूट कैनाल कर देता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं है आपके पास पैसे, तो ये कंडीशन है। बाकी करते नहीं है कोई भी ऐसा। हाँ, कोई नहीं करता है। कोई ऐसी घटना वैसे तो आपने बताया है गरीब लोगों का मान लिया, कई बार ऐसा गरीब लोग सिर में दर्द भी करते हैं, कई लोगों के साथ हमने किया था ऐसा। अच्छा। एक बार हमने चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया था 2019 में। हाँ। वहाँ रूट कैनाल 900 की थी हमारे यहाँ। अच्छा। सिर्फ 900। हाँ। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ज़्यादा की होती है 900 से। और पेशेंट ने इतना दुखी कर दिया, ये वो बस क्या बताएं। उसमें भी जो जान पहचान रिश्तेदार वाले हैं उनको अलग से डिस्काउंट चाहिए था। हमारी तो इंसल्ट हो गई, आपने डिस्काउंट नहीं दिया। 900 में भी क्या डिस्काउंट, हम सरवाइव कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात थी। वो धीरे धीरे वो हॉस्पिटल ही बंद करना पड़ा हमें। मैंने कहा भाई कब तक आप सरवाइव करेंगे, चैरिटी वाला सिस्टम बंद कर दो। ऐसा कोई जैसे मान लीजिए गरीब नहीं है, अच्छे घर से है, कभी ऐसा हुआ वो आके कहे कि डॉक्टर साहब कुछ तो पैसे कम कर लो? यार ये वीडियो में बताना पड़ रहा है, पर ऐसे तो बहुत है। मैं तो सीरियसली चाहता हूँ, इंडियंस है ना वो बस ये चाहते हैं कि 10,000 वाला काम 2,000 में हो जाए। वो रोना रोते हैं, लेकिन
जिनका बजट ठीक है उनको नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जो वो जैसे मैं वो बता रहा हूँ ना, वो हॉस्पिटल में बंद क्यों किया था, वो बंद ही इन लोगों की वजह से हुआ था जिनका बजट ठीक था और वो रोते रहते थे। वरना गरीब लोग तो सीरियसली बता रहा हूँ, अच्छी जगह पे जाकर तो वो तो एहसान भी मानते हैं कि यार चलो कम से कम किसी इंसान ने ये कदम तो बढ़ाया कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। राइट। वरना तो ये जो मिडिल क्लास लोग थे ना, ये जो चैरिटी में पहुंच जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं, जिनका हक है उन तक नहीं पहुंचाने के लिए। राइट। क्योंकि प्रीमियम पे तो पैसे की दिक्कत है नहीं, वो तो पहुंच जाते हैं अच्छी जगह पर। ये हाँ। मिडिल क्लास बहुत दुख देते हैं। बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छा भी काम शुरू किया था कि गरीबों की हेल्प हो जाए, पर वो नहीं हो पाती है। वो एक एकदम fact 2-2.5 है। साल हुआ और उसके बाद वो बंद हो गया। लेकिन अभी जब 2026 आएगा तो हम फिर से एक हॉस्पिटल बनाएंगे, बिल्कुल। और इस बार किसी रिश्तेदार की नहीं चलाएंगे, किसी नोन की नहीं। सिंपल सा लॉजिक है कि जो है गरीब उसको ट्रीटमेंट मिले, जो लग रहा है मिडिल क्लास है, दुख दे रहा है, इनको बाहर करो, कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। इनके चक्कर में हम उनका नुकसान नहीं करेंगे। बनाएंगे अभी 2026 के जनवरी में ही ओपनिंग कर देंगे हम, और अच्छा ठीक ठाक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें रूट कैनाल के चार्जेस हम अंडर 1200 रखने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये ब्लेसिंग्स हैं बाकी सबकी कि आप जल्दी से ये चीज़ स्टार्ट करो। हाँ, करेंगे। प्लानिंग है अभी पूरी है, प्रॉपर है, सब कुछ है, बजट वगैरह जितना भी है वो सब हम जनवरी में स्टार्ट कर देंगे। क्या बात है। तो जो लोग सच में जिसको नीड है कि नहीं दिखा पा रहे हैं, सही जानकारी नहीं है, तो सर 2026 में एक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो वहाँ आके दिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर जावेद, आप यहाँ आए, पहले तो तहे दिल से थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आज हमने कवर किए जो जनरली लोगों को पता नहीं होती उसकी जानकारी, और हमेशा पूछने वाले ही सवाल थे, तो उसका आपने बहुत अच्छे से समझाया। मुझे भी बहुत सारी चीज़ आज नई जानने को मिली, उसके लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, पहले तो मैं सर से कहूँगी, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, पहले तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति की नीड है। ये ऐसा नहीं सिर्फ आपके लिए, हर एक परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है एक सही जानकारी। तो इस पॉडकास्ट में वो हमने कंप्लीट किया। सर, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज मैं सिर्फ इतना ही देना चाहूँगा कि देखिए, दांतों को इतने हल्के में ना लिया जाए। इंडियंस हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। तो बस आपको दांतों का ट्रीटमेंट की नीड नहीं पड़ेगी। आप 2-3 चीज़ें फॉलो करें, ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें, और ये जो बीच बीच में स्नैक्स की आदतें हैं, ठंडा, तेज़, गर्म, ज़्यादा गर्म, ये चीज़ें आप अवॉइड करें, तो फिर आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना डेंटल ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी जेब पर भी पड़ रहा है, आपकी बॉडी पर भी पड़ रहा है। तो बस आपको ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बिल्कुल। जो हमारे व्यूअर्स आपसे मिलना चाहते हैं, वैसे तो हमारा एड्रेस आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपका एड्रेस, फिर भी हम चाहेंगे अगर आप थोड़ा सा बता दें हमारे व्यूअर्स को। जो मेरा क्लिनिक है वो दिल्ली के अंदर है, नेक्सा डेंटल सर्जरी क्लिनिक के नाम से है। हमारे यहाँ पे डेंटल और ENT दोनों की OPD है। ओके। तो ENT में भी हमारे जो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कुमार परवेज, वो भी MS हैं, और जो मेरा भी MDS परसुइंग है, बाकी BDS मेरा 2015 में कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मैंने कई सारे फेलोशिप भी किए हैं, कई सारे USA से भी मैंने एक इम्प्लांट वगैरह का कोर्स किया था। ओके। और जो हमारे क्लिनिक का एड्रेस है वो यमुना विहार दिल्ली 53 है, C12/1 यमुना विहार दिल्ली 53। किसी को अगर कोई क्वेरी है और वो आउट ऑफ स्टेट से है तो वो क्वेरी हमारी व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे। तो थोड़ा सा वेट भी करना होगा, हम उनकी क्वेरी को प्रॉपर रीड करते हैं तो वो बताते हैं। कई बार रिप्लाई लेट भी हो जाता है, कई बार इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतने सारे मैसेजेस होते हैं, तो रिप्लाई करना याद नहीं रहता। तो ऐसा ना सोचें कि रिप्लाई नहीं कर रहे हम, तो 2 दिन बाद दोबारा रिमाइंड करवाते हैं, कई बार स्किप भी हो जाता है माइंड से। किसी का कोई क्वेश्चन है कि मुझे कुछ पूछना है, कोई ट्रीटमेंट के साथ फॉल्टी ट्रीटमेंट हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, या कुछ ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं, कैसे करवाना चाहिए, तो कितना चार्ज आता है, वो सब पूछ सकते हैं आप। हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इसमें वीडियोज़ में हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर डायरेक्ट व्हाट्सअप करें और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट बताएं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या करवाना चाहते हैं और कहाँ से हैं। हम आपको फ्री में गाइड भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आएंगे उन्हीं को ट्रीटमेंट के लिए हम गाइड करेंगे, जो नहीं आ सकता है हम उसको भी गाइड कर देंगे। अगर कुछ गलत भी हुआ है तो भी हम उसको एडवाइस कर देंगे कि आपको ये कराना चाहिए। तो आपको ज़्यादा नहीं, जैसे बहुत सारे हो सकता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ गलत हो गया है, गलत ट्रीटमेंट हो गया है, तो उसे आप अपने पास तक मत रखिए। सर का व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, और दूसरा आपके हाथ में उसी टाइम फ़ोन है,
कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तुरंत आप अपनी क्वेरी वहाँ डाल दीजिए। डॉक्टर साहब वहाँ जाके आपको प्रॉपर, देखिए वो तो बहुत बिजी रहते हैं, उनकी टीम वहाँ पे आपको आंसर ज़रूर करेगी ही करेगी। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि देखिए बिजी हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते। आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप अपने डे टू डे लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ पॉडकास्ट के माध्यम से मिल ही रहा है। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।